हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4, जो कि आपकी फिजिकल एजुकेशन बुक में चैप्टर नंबर 4 में है, जिसका टॉपिक का नेम है आज चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट, चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड स्पोर्ट इन द स्पोर्ट, हाउ चिल्ड्रन एंड वुमेन इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स। आप कैसे रिलेट कर सकते हैं हम चीज़ को, इसको कि कैसे वुमेन्स और चिल्ड्रन स्पोर्ट्स के अंदर पार्ट लिए गए थे, कैसे हम हिस्ट्री जानेंगे इसके बारे में इन चैप्टर में सारी, कि वुमेन्स और छोटे होते बच्चे के कैसे कोऑर्डिनेशन रहता है, वो कैसे एज एन स्पोर्ट्स पर्सन डेवलप होता है, कि वुमेन्स कैसे स्पोर्ट्स में पार्ट लेना स्टार्ट किया था। एज यू नो, अवर ओल्डर सोसाइटी में वुमेन स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं ले सकती थी, गेम्स वो नहीं कर सकती थी। तो हम यही इस चैप्टर के अंदर सारा कुछ जानेंगे कि कैसे चिल्ड्रन की कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होती है एक इन्फेंट स्टेज से एक एडल्ट चाइल्डहुड तक, कि कैसे वो अपने आप को डेवलप करता है, कैसे अपने आप चलना सीखता है, कैसे अपने आप रिकॉग्नाइज करना सीखता है। हर चीज़ की बातें हम जानेंगे इसमें, और साथ में जानेंगे वुमेन्स का क्यों नहीं रहा था स्टार्टिंग में पार्ट, क्या हिस्ट्री थी, क्या मोटर डेवलपमेंट होती है, फिर में कोऑर्डिनेशन कितना होता है, ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो हम इसके बाद आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर इफेक्टिंग इट। तो मोटर डेवलपमेंट, जैसे ये मोटर, ये वो वाला मोटर नहीं है कि जैसे गाड़ी में लगा होता है मोटर, वो वाला मोटर वाला पार्ट नहीं है। ये अपने कोऑर्डिनेशन, माइंड एंड हम कैसे चीज़ें रिलेट करते हैं, कैसे चीज़ें वर्क करते हैं। हम फ़ोन भी उठाते हैं किसी का, या फिर हम कुछ भी काम करना होता है, हमने कुछ लिखना भी होता है, तो मोटर स्किल के अंदर आता है। हम वॉकिंग करते हैं, वो भी मोटर स्किल के अंदर। तो ये सब सीखेंगे। मोटर डेवलपमेंट कैसे होती है एक चिल्ड्रन के अंदर, वो भी हम जानेंगे। फैक्टर इफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, ये भी हम इसमें सीखेंगे एज ए पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि मोटर कैसे जनरेट करते हैं हम अपने अंदर, कि हम ये चीज़ कोऑर्डिनेशन के साथ कर पाएँ, कैसे माइंड और अपने हैंड्स, लेग, ये सारी ऑर्गन्स हम जो कोऑर्डिनेट करते हैं कैसे करते हैं। तो अगला जो पार्ट होगा कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, जो पोस्चर हम, जो फिजिक होता है हम बोल लेंगे उसको, कि हम कैसे उसके बारे में जानेंगे। डिफॉर्मिटीज़ क्या होती है, एक प्रॉपर फिजिक क्या होता है पर्सन का, वो भी हम इसमें जानेंगे। करेक्टिव मेजर ऑफ दी पोस्चरल डिफॉर्म, उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, अगर किसी में पोस्चरल डिफेक्ट है तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे, वो भी हम इसके अंदर जानेंगे। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स की पार्टिसिपेशन कब हुई थी, कैसे हुई थी, और क्यों वो पार्ट नहीं ले पाए, इसके बारे में जानेंगे। और क्यों मेन रीज़न होता है कि वुमेन्स को स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लेना दिया जाता था। तो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया के अंदर भी हम जानेंगे कि कैसे रहा था सारा पार्टिसिपेशन वुमेन्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से मोटर डेवलपमेंट, जो हमारा टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन हम राइट डाउन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है। मोटर डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बोन मसल एंड हीज और हर एबिलिटी टू मूव अराउंड। बेसिकली इट इज़ डेवलपमेंट पर्सन वेरियस मोटर स्किल फ्रॉम द बर्थ टू डेथ। तो हम जब एक इन्फेंट की स्टेज, आगे जाके इसके वेरियस पार्ट होंगे, इन्फेंट से लेके एक छोटे चाइल्डहुड से लेके कैसे वो अपना एडल्टहुड तक जाके फिर डेथ की ओर बढ़ता है, तो वो सारा हम देखेंगे इसमें। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बच्चा होता है, छोटा इन्फेंट बच्चा है, वो अपने स्टार्टिंग में क्या करता है, सबसे पहले अपने हाथ पैर या सिर्फ मुंह हिलाना स्टार्ट करता है, आईज हिलाना स्टार्ट करता है। वो कुछ बोल नहीं पाता, क्यों? क्योंकि उसकी जो वोकेबलरी होती है वो डेवलप नहीं होती है, जो मोटर स्किल होती है वो डेवलप नहीं हुई होती है। तो वो कैसे वो एडप्ट करता है, वो एडप्ट इसलिए करता है क्योंकि एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका कि एनवायरनमेंट, वो इन्वायरमेंट अपनी मम्मी पापा को देखता है, या फिर कोई भी उससे मिलने आता है तो उनको देखता है कि उसके हाथ पैर हिल रहे हैं, वो उनको देख के स्टार्ट करता है, ग्रैब करता है, उसकी मेमोरी पता करती है कि हाँ ये पर्सन ऐसे पर्टिकुलरली मेरे को ऐसे चीज कर रहा है मेरे सामने, तो मैं भी इसके सामने ये करूँ। वो माइंड के अंदर उसके छप जाते हैं, एक टाइप में कार्बन कॉपी बन जाते हैं, जो एक इफेक्ट करता है उसके मोटर स्किल को, कि डेवलप करे मोटर स्किल। तो हम अगर मोटर डेवलपमेंट के बारे में डिवाइड इनटू टू पार्ट, मोटर डेवलपमेंट जो है दो पार्टों में डिवाइड की जाती है, छोटी मसल ले लेके बड़ी मसल तक। अब छोटी मसल बड़ी मसल में क्या आ जाएगा, छोटी मसल में आ जाएगा अपने हैंड वाला पार्ट, जो कि हमारे फिंगर्स होती हैं, आइज की आईलेट्स हो गई, और हमारे जो बड़े पार्ट हो जाते हैं वो हैंड एंड आवर लेग्स। तो ये हमारे जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में आ जाते हैं, और फाइन मोटर डेवलपमेंट में ये स्मॉल। हम इसको लिख लेंगे इसमें लार्ज मसल, को हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेंगे लार्ज मसल। ये लार्ज मसल होती है, और ये फाइन होती है स्मॉल मसल। ये स्मॉल मसल के अंदर आती है। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की डेवलपमेंट इज ऑफ अ लार्ज मसल ऑफ अ चाइल्ड वाइल सिटिंग वॉकिंग एक्सेट्रा एंड। ये आपकी बड़ी मसल, जैसे अब वो पहले बार स्टेबिलिटी सीखता है, स्टैंड होना सीखता है, चलना सीखता है, उसके अंदर ये आ जाता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में। और इसके भी सब पार्ट होते हैं जो कि हाई लेवल एजुकेशन में आ जाते हैं। ग्रॉस के अंदर भी बहुत सारे पार्ट आते हैं जो कि हम आपके बुक में भी मेंशन हो जाते हैं, बट उनकी सिर्फ पॉइंट ही लिखे होते हैं, उनके कोई
स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं लिखी होती है। और इसमें स्मॉल फाइन मसल डेवलपमेंट में आ जाए, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मसल, जैसे कि आपकी फिंगर्स हो गई, फुट फिंगर हो गई, ये आ गई आपकी फाइन मोटर डेवलपमेंट में ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ फिंगर एंड हैंड्स, ये आ गया आपका इसमें। तो हम आगे चलेंगे इसमें। तो अभी इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, मोटर डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस होती हैं, जो कि हम बिल्कुल परफेक्टली बोला जाए तो ये 3 स्टेजेस में डिवाइड होते हैं। आप करने के लिए तो इसको आप और भी स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, बट इसकी 3 मोर स्टेजेस होती हैं, जो कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, जो 3 to 6 ईयर में स्टार्ट होती है आपकी। अब 3 to 6 ईयर में तब होता है, क्योंकि पहले तो इस टाइम ही बच्चा स्टेबिलिटी सीखता है सबसे पहले। ये बच्चा स्टेबिलिटी सीखता है सबसे पहले। उसके बाद ये आता है मिडिल चाइल्डहुड, जो कि 7 to 10 होता है। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन, कैसे वो एक बॉल को ग्रैब करेगा, एक बॉल को थ्रो करेगा, कैसे एक पेन को ग्रैब करेगा, पेंसिल ग्रैब करेगा, उसमें वो चीज़ सीखता है मिडिल चाइल्डहुड में। और लेट चाइल्डहुड में वो रहता है कि वो फुली डेवलप होने की तरफ चल पड़ता है। मतलब उसके गर्ल्स में अलग कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखा जाए तो वो अलग डेवलपमेंट जाती है, बॉयज़ में अलग जाती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे वो पूरे पॉइंट में। तो हम पहले इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं, जो कि आगे हम जाके। तो अर्ली चाइल्डहुड, हाँ ये, तो ये वाला चाइल्डहुड जो पीरियड चलता है, मैं बोलूँ इसमें तो एक टाइम पे, मतलब जब हम 2 या 3 साल के एक, या जब वो न्यू इन्फेंट होता है, बिल्कुल अर्ली डेवलपमेंट में होता है, वो बच्चा क्या करेगा अपने डेवलपमेंट में? पहले वो सिर्फ लाई डाउन होगा, अपने मम्मी के सहारे होगा कि मम्मी उसको उठा के यहाँ वहाँ ले जा रही है। वो सिर्फ फीडिंग जानता होगा कि मेरे को फीडिंग करनी है, तो वो सिर्फ इतना जानता होगा। वो भी उसके माइंड से कनेक्टेड होता है, क्योंकि वो पहले ही, जब वो स्टमक में होता है, जब वो ओवरी के अंदर होता है, जब हम बोलें जिसको, तो स्टेज में, तो उसको पता होता है कि मेरे को एक कॉर्ड लगी हुई है जिसके थ्रू मेरे को फूड फीडिंग हो रही है। उसके माइंड में पहले डेवलप होता है, तो वो चीज़ से ही सीखता है। फीडिंग उसका सबसे पहला पॉइंट होता है कि फीडिंग मेरे को अपने आप को करनी है, क्योंकि मेरा स्टमक है, मेरे को पता है मैंने लिविंग आगे अपनी बॉडी डेवलप करनी है। ये स्टार्टिंग स्टेज होती है, जो कि हम लोग डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। तो मोटर डेवलपमेंट टेक प्लेस वेरी रैपिडली ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड की हम बात करें तो इसमें बहुत जल्दी जल्दी हम डेवलप करते हैं अपने आप को, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें आगे जाके हमें स्टैंड होना है और कोऑर्डिनेशन बनाना है। अगर हम नहीं करेंगे ऐसा, तो वो कोई डिसफंक्शन भी होता है। जेनेटिक्स, जैसे हम जेनेटिक्स में जाएं, जीन्स में, जीन्स आपको आपके पेरेंट्स से मिलती है, तो जीन्स में क्या रहता है, एक गुड फैक्टर भी आता है और एक बैड फैक्टर भी आता है। उसमें आपको बीमारियां भी आ सकती हैं, आपको डिजीज़ भी आ सकते हैं, आपको अच्छी चीज़ें भी आ सकती हैं। अब मैं बोलूँगा, अगर किसी के पापा अगर रेसलर हों या फिर बॉक्सर हों या फिर वो एग्रेसिव वे में जो फाइटिंग करते हो, तो वो कॉमन सी नेचर है जीन्स में आपके, वो भी ट्रैवल होगा, वो भी आपके बॉडी में दिखेगा। इफ़ समवन पेरेंट्स इज 7 फीट हाइटेड, तो वो दिखा जाएगा कि लंबा वो हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि वो उसके पापा लंबे तो वो छोटा रहेगा, अगर उसकी मम्मी छोटी है तो उसका क्रोमोसोम उसमें भी जाएगा। तो ये बहुत बायोलॉजिकल चीज़ आ जाती है, जो कि इस टॉपिक में नहीं है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि ऑफ टॉपिक जा रहे हैं हम लोग। तो आगे हम देखेंगे द चाइल्ड लर्न fundamental movement such as running, jumping, sitting, etc. and develop the ability to combine this। अब ये जो चीज़ है, रनिंग जंपिंग सिटिंग, ये जो चीज़ है, ये रनिंग कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अब ये 3 to 6 एज में, अब हम 3 का लेके चलेंगे। 3 स्टेज में बच्चा क्या सीखता है? रनिंग करना। रनिंग इज़ द मोस्ट कोऑर्डिनेट थिंग इन आवर लाइफ। तो अगर हम देखा जाए तो रनिंग ऐसे ही नहीं, अगर हम बोले, हम अगर किसी को रनिंग करना नहीं आती, हर्डल्स हम जैसे एग्जांपल ले लें, हर्डल्स में हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप करने पड़ती है, अपने मोटर स्किल, क्योंकि उसमें हमें हर थोड़े मीटर के बाद हमें जंप करना पड़ता है, किसी हर्डल को क्रॉस करना पड़ता है। तो उसमें हमें ऐसा ट्रेन करना पड़ता है कि हमारे ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाए कि हर्डल आने वाला है, हम उसमें जंप कर देंगे। तो वैसे ही कोऑर्डिनेशन में 3 ईयर में बच्चा सीखता है कि मैं दौड़ूँ कैसे। तो रनिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, उसको पता होता है मेरा कौन सा स्टेप कब रखेगा और मेरा हाथ का यूज़ क्या है उसमें। रनिंग में हैंड का यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी स्पीड एंड एबिलिटी, वो जिससे आप जीत सकें, वो स्पोर्ट्स पर्सन को पता होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर आप रनर हैं, अगर आप स्प्रिंटर हैं, तो आपको पता होगा कि आपके हैंड का यूज़ क्या, आपके नेक का यूज़ क्या, आप स्टार्टिंग कैसे करते हो, डैश कैसे करते हो, ये सारी रिलेट कर जाती है रनिंग में। तो अगर इस स्टेज में हम रनिंग की बात करें तो उसमें मोटर कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आपका हैंड से लेके, फुट से लेके, टो से लेके सारे इन्वॉल्व होते हैं। उस मसल्स आपकी इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपकी नर्व सिस्टम है उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, क्योंकि उस मैसेज प्रोवाइड करता है उस चीज़ को, मसल को या बोन को, या बोलता है वो कि आप ये चीज़ करो भैया, तभी आप दौड़ पाओगे। अब जंपिंग में भी कोऑर्डिनेशन लगता है, उसमें माइंड का बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा आप जंप कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। अगर आपको जंप पता ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे, तो आप गिर जाएंगे फिर। तो अगर हम देखें आगे बैठने में, तो चलो बैठने में ज़्यादा मसल यूज़ होती है, इतना दिमाग होता है उसमें, तो आप ऐसे बैठ जाओगे। ये 3 साल का बच्चा तो ऐसे गिर के बैठ जाता है, फिर उठता नहीं है। ये उनकी माइंड की स्ट्रेटजी होती है कुछ। फिट इंक्रीज डेवलपमेंट एंड मोर
रनिंग पैटर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखिए, अब ये थर्ड से हम आगे आके फोर्थ में आ जाते हैं। अब फोर्थ स्टेज में क्या करते हैं हम, और उस स्किल को जो हमने थर्ड थर्ड ईयर में सीखा होता है, जो भी हम 3 साल का बच्चा सीखता है, उसको अगर फोर्थ में जाएगा वो और चीज़ परफेक्टली करने लगेगा। बच्चे की हैंडराइटिंग स्टार्टिंग में देखोगे तो हर कहीं को होती है, बट वो फोर्थ में आके थोड़ा सुधारता है, फिर फिफ्थ में आके और थोड़ा सुधारता है, सिक्स में आके वो प्रॉपर गेन कर लेता है चीज़ को कि कैसे मैं राइड कर सकता हूँ, कैसे मैं दौड़ सकता हूँ, कैसे मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, कैसे मैं कुछ चीज़ बोल सकता हूँ। वैसे बच्चे मांगने के लिए तो हर चीज़ रो के मांग लेते हैं, वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। तो सिस्टमेटिकली ट्रेनिंग ऑफ द चिल्ड्रन इज़ वेरियस स्पोर्ट्स एंड जिम्नास्टिक एंड स्विमिंग। तो ये चीज़ है जो जिम्नास्टिक एंड स्विमिंग, एंड अगर इसमें और कोई मूवमेंट है सच एज रोलिंग, हैंगिंग, तो ये मैं इन दो गेम्स को लेके चलूँगा, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक। तो ये अगर अगर ये बच्चा इस स्टेज में ये स्टार्टिंग करना करता है, ये दोनों स्पोर्ट्स अगर स्टार्टिंग करना करता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन एंड मोटर स्किल बहुत जल्दी डेवलप होता है। वो कैसे? क्योंकि जिम्नास्टिक इज टोटली अबाउट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल बॉडी, मतलब उसमें ऑल बॉडी पार्ट इंक्लूड होंगे, आपके लेग से लेके, हैंड से लेके, फिंगर से लेके, टो से लेके, सारी एक एक मसल का उसमें यूज़ होता है। तो अगर जिम्नास्टिक में अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, तो आगे जाके उसकी मोटर स्किल बहुत अच्छे से डेवलप होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और स्विमिंग में आपको पता है, आपको स्विमिंग, वैसे ह्यूमंस भी बॉर्न स्विमर होते हैं, बट हम क्या करते हैं आजकल, डर की वजह से कि हम पानी में डूब जाएंगे, इसके वजह से बच्चों को स्विमिंग करने नहीं देते हैं, वो पेरेंट्स ऐसा करते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो हम भी बॉर्न स्विमर होते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो पहले से स्विमिंग करना जानते थे। जो हम बोलेंगे बहुत पुराने, आफ्टर BC से पहले हम बोलेंगे, जो कि मतलब बारबेरियंस आप मान के चलिए, वो उस टाइम पे पीरियड पे तो उन लोग को स्विमिंग करना आती थी। क्यों? क्योंकि उनको कोई सिखाने वाला था नहीं, उनको पता नहीं था पानी के अंदर, तो बॉर्न स्विमर थे हम लोग। तो वो पता नहीं इस टाइम पे क्या होने लगा ये, बट हम बॉर्न स्विमर होते हैं इंसान, क्योंकि हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन है। आप कभी देखना, आप एक बार स्विमिंग सीख जाओगे, आपको मैक्स टू मैक्स 1 मंथ लगेगा स्विमिंग सीखने परफेक्टली। उसके बाद अगर चाहे आप 6 ईयर का भी गैप दे दोगे, उसके बाद आप 2 घंटों के बाद स्विमिंग करने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपका मोटर स्किल ऑलरेडी डेवलप था उस चीज़ में। तो ये चीज़ होती है मोस्ट फैक्टिंग, कि आपको ये गेम्स मतलब बहुत अच्छा इंक्लूड करती हैं मोटर स्किल डेवलप करने में। इफ़ समवन हैव डिसेबिलिटी ऑफ मोटर स्किल, तो ये चीज़ें स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करके वो कर सकते हैं सॉल्व। तो हम आगे चलते हैं इसमें। तो मिडल चाइल्डहुड स्टेज जो हम बोलेंगे, मिडल चाइल्डहुड स्टेज, इसमें कई चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर भी, और देखा जाए तो बॉडी के अंदर तो चेंजेस आएंगे ही, और प्लस साथ में माइंड एबिलिटी भी में चेंज आते हैं। जो चीज़ हम सोचते थे कि हमें रो रो के मिल जाएगी, वो चीज़ अब हमें मांग के करनी पड़ती है, जो बेसिकली नेचर है ह्यूमन का। चिल्ड्रन बिकम एक्टिव एंड एलिजिबल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो एक्टिव मतलब होता है ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कि जो चीज़ रो के मांगते थे वही चीज़ अब बिल्कुल माइंड से मांग रहे हो। चाइल्ड चिल्ड्रन हैव डिजायर टू एंगेज वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज एंड compete with their own एज ग्रुप। तो ये कंपटीशन, ये जो कंपटीशन, ये जो वर्ड है, ये काफ़ी पहले से हम लोग जो स्पोर्ट्स में हम चलेंगे, तो पहले के हम जब देखें, जब स्पोर्ट्स की स्टार्टिंग हुई थी, जब ग्रीक में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, तो स्पार्टन जो वॉरियर थे, वो जब प्रैक्टिस करते थे इस चीज़ को, तो उसमें कंपटीशन वो स्टार्टिंग से ही बच्चों के अंदर डालते थे, क्योंकि उधर का ये एक लॉ बन गया था कि हर बच्चा, जो भी लड़का है, वो सिर्फ जाएगा वॉर में, और लड़कियां जो जाएंगी घर में। तो ये इसलिए ही स्पोर्ट्स मतलब इसमें नाम होता है वुमेन एंड चिल्ड्रन का, इसमें नाम इसलिए है क्योंकि बच्चों को स्टार्टिंग, लड़कों को स्टार्टिंग से डाल दिया था कि आप गेम्स में, स्पोर्ट्स में, इसमें जाएंगे, और वुमेन्स को डाला जाता था कि वो सिर्फ घर संभालेंगी, वो जब वॉर से हस्बैंड घर आएगा तो उसकी केयर करेंगी। तो ये बहुत पुराना चला आ रहा था, बट अब ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल टोटली चेंज होता जा रहा है। गर्ल्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं स्पोर्ट्स में, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हम आगे वो भी जानेंगे कि क्या रहा था पहले, क्यों नहीं स्पोर्ट्स में गर्ल्स पार्ट ले पाती थी, सारा कुछ। तो अभी देखा जाए तो मतलब ग्रीक जो स्टार्ट हुआ था, उसमें कंपटीशन हमारे उसमें ये डाल दिया था कि जो बच्चा फिजिकली स्ट्रांग, जो बच्चा मस्कुलर होगा, जिसकी बॉडी बहुत अच्छी होगी, वही एक प्रॉपर वॉरियर स्पार्टन बन सकता है। बट ऐसा टोटली नहीं है। किसी की जेनेटिक्स, अगर उसके फादर जेनेटिक्स में मतलब उसकी बॉडी अच्छी नहीं है, तो उसके जेनेटिक्स जरूरी नहीं है कि बच्चे की भी जेनेटिक्स बहुत अच्छी होगी, उसकी बॉडी बहुत अच्छी होगी। वो डिसेबिलिटी ये भी हो सकती है कि उसके जीन्स में थोड़ा 50%, अगर जीन्स में कमी है तो 50% उसकी डाइट में भी कमी होगी। अगर हम देखा जाए, अगर हम प्रॉपर डाइट लें, अपने फुल डेवलपमेंट अपने शरीर को, अपने डाइट प्रॉपर न्यूट्रिशन, हम जो जो कोई चैप्टर था पीछे न्यूट्रिशन एंड स्पोर्ट्स में वो वाला, उसमें जो हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम अगर 50-50 लेके चलें तो उसमें हमारा बॉडी बिल्कुल परफॉर्म करती है, हम एक स्पार्टन की तरह बन सकते हैं। बट उसमें बिल्कुल बैलेंस करके हमें डाइट और अपनी एक्सरसाइज बैलेंस करके चलनी पड़ती है। जीन्स का भी थोड़ा बहुत आता है, 20% आ जाता है फ़र्क। तो अगर हम आगे चलें,
मोस्ट मैच्योर पैटर्न फंडामेंटल स्किल। देखिए मैच्योर पैटर्न का मतलब यही है कि मतलब जो वो पहले लिख नहीं पाता था, ढंग से बोल नहीं पाता था, वो प्रॉपरली बोलने लग जाता है। बट इस एज में भी ऐसा रहता है, कई बातें हमें समझ नहीं आती इमोशनली। जो इस स्टेज में होता है वो इमोशनली बच्चा समझ नहीं पाता है, और वो प्रीवियस स्टेज में भी समझ नहीं पाता है। इमोशनली एक माइंड का स्टेट है जिसमें हम बहुत कुछ कर जाते हैं या फिर करना नहीं होता है, जो हमें बाद में रियलाइज होता है। वो स्टेज मैच्योरिटी सीखते हैं एक चाइल्ड एडल्टहुड आने के बाद। तो एडल्टहुड में बहुत कुछ पता लगता है, जो कि अभी आप लोग भी जाने वाले हैं आगे स्टेज में। तो अगला हम पॉइंट, रूल्स शुड बी फ्लेक्सिबल, शॉर्ट इंस्ट्रक्शन टाइम एंड दीज शुड बी मिनिमाइज कंपटीशन ड्यूरिंग द पीरियड। तो देखिए अगर आप इस स्टेज में ही अगर आप बच्चों को रूल में, अब देखिए ये पेरेंट्स के लिए खास कर है। अभी आजकल क्या चला आ रहा है पैटर्न की, बच्चों को क्या बोल देते हैं हम कि हमने रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना है, जो कि उनको पीछे भी बताया गया है कि आप ये काम नहीं करोगे आप अच्छे हो, जो ये काम करोगे ये बुरे हो। तो अगर हम देखा जाए तो ये काम में अगर रूल्स हम उसको थोपा जाए कि हाँ अगर आप रूल से इस एज में भी चलोगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक टाइप में उसको बिगाड़ने टाइप में आ ही जाती है। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें उसको बंदिशों में रखना है। जैसे अभी स्कूल के प्राइमरी नर्सरी या फिर जिस बच्चे को हम ले लें, उनको क्या सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन में पढ़ना है, आपने होमवर्क करना है। बट अगर आप एक बात देखा जाए तो होमवर्क करना इट्स नॉट, मतलब वो जज नहीं हो जाएगा उसके कि आप वो प्रॉपर होमवर्क कर रहा है, तो प्रॉपर जजमेंट से अब वो जी रहा है अच्छे से। होमवर्क न्यूज़ नहीं जज कर सकता किसी की एबिलिटी। अब जिम में जो पर्सन जिम कर रहा है, अगर वो जिम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसको नहीं होगा कि वो अच्छा जिम नहीं कर पा रहा है या फिर कुछ भी इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है इन पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। तो आगे जाके देखें हम, कंपटीशन इसको नहीं इतने ज़्यादा वो करना है। इस एज में कंपटीशन वैसे भी डेवलप नहीं हो पाता है, वो सिर्फ सीखता है कि कंपटीशन क्या है। अभी उसको पता लगता है इंडिया में क्या चलता है, एग्जाम पैटर्न चलता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में वो चीज़ता है, सीखता है कि मतलब कि मैंने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे, मैं आगे जाके अच्छा परफॉर्म करूँगा। तो वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए क्या करना है उसको एग्ज़ाम में, अभी जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम भी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, तो वो एग्ज़ाम सिस्टम भी हम देख रहे हैं अभी धीरे धीरे। अभी जज नहीं किया जाता एग्ज़ाम से बच्चे को, क्योंकि एवरीवन नो कि कोई बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा नहीं है वो आगे जाके अच्छा ही बनता है। अब ये नहीं होता है कि बैक बेंचर, अभी आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि बैक बेंचर कभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हैं, बट यू सी बैक बेंचर भी यूपीएससी क्लियर करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। बट उनको कुछ चीज़ स्टिमुलेंट लगती है, जैसे कि उनका एक एडल्ट पीरियड आ जाता है जब उनको रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं यार मेरे को बहुत बेइज्जती होगी, मैंने तो बहुत इंसल्ट करवा ली, तो मैं ये काम करूँगा। तो यही स्टेज में आके डेवलप करना सीखता है कि अच्छा ये चीज़ें भी होती हैं। तो आपने डेफिनेशन, तो जैसे कि मैं हर लेक्चर में अपने बोलता आया हूँ, हर चैप्टर में बोलता आया हूँ कि आप डेफिनेशन बेशक कोई मर्जी रट्टा मार के लिख लीजिए, बट आपको पता होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए क्या डेफिनेशन लिख रहे हो, जिसके बाद आपको ये पता लग जाए। आप समझिए उस चीज़ को, आप किसी भी लैंग्वेज में समझिए उसको। जब आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, कहाँ इसका यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो आप बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करते हैं उस चीज़ को। ये मेरी गारंटी है, आप ये देख सकते हैं, ये खुद आजमा के देख लीजिए। अगर आपको समझ आ गया होगा कि ये पीरियड क्या होता है टाइम में, इसमें क्या बच्चा सीखता है, तो आप इसकी पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं और वो गलत नहीं हो सकता, आप भी जानते हैं जी। अगर हम आगे चलें, लेट चाइल्डहुड, 11 से 12 साल की उम्र तक का लेट चाइल्डहुड जो हम लेके चलें, मोस्ट चिल्ड्रन मास्टर देयर मोस्ट कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स। देखिए इसका मतलब यही है कि वो हर कॉम्बिनेशन को अच्छे से जान चुका होता है, बेसिक हाई स्किल में नहीं, बट वो जान चुका होता है उसको रन कैसे करना है, उसको पेंसिल कैसे पकड़नी है, उसको अच्छा परफॉर्म कैसे करना है, कंपटीशन क्या है उसका। वो उस टाइम उसकी ग्रोथ, हाइट भी हो रही होती है, लड़कियों में अलग फिजिकल ग्रोथ हो रही होती है, लड़कों में अलग फिजिकल ग्रोथ हो रही होती है। और ये आजकल के मतलब ये रूल है, मतलब देखिए एवरी जेंडर इज इक्वल, कोई जेंडर अलग अलग नहीं है। आप सोचेंगे कि लड़कियों में कुछ अलग होती है, लड़कियों में कुछ अलग, एवरी जेंडर हैज़ ए स्पेसिफिक, मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अर्थ है ये, हम इंसान आए हैं इसमें, हमें पता है हमारे ऑर्गन शरीर के अंदर क्या काम कर रहे हैं। वैसे ही लड़कियों का अपना काम है, लड़कियों का लड़कों का अलग काम है। तो ये चीज़ें होती हैं, यही चीज़ें मतलब इस चीज़ में डेवलप होती हैं, उनको पता लगने लगता है। रेडी टू लर्न स्ट्रेटजीज मोर कॉम्प्लेक्स प्ले एंड कॉम्बिनेशन, तो इस एज में वो आके और भी कॉम्बिनेशन वाली चीज़ें प्ले करने लगता है, जैसे जिसमें उसका फंक्शन ज़्यादा हो, उसकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो। जैसे अब प्रीवियसली मैं लेके चलूँ तो उसको पहले बैडमिंटन खेलना नहीं आता होगा, वो बैडमिंटन खेलना, इस एज में वो टीटी खेलने लग जाएगा, टेबल टेनिस खेलने लग जाएगा, जो कि कॉम्प्लेक्स भी होता है, नहीं भी होता है किसी किसी लिए, वो कोऑर्डिनेशन की बात है। स्ट्रेंथ बिगेन टू डिफर बट डिफरेंट इन स्मॉल बॉयज़ एंड गर्ल्स। देखिए अब ये जो मेन वर्ड है स्ट्रेंथ, ये लिखा हुआ है स्मॉल बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ में क्यों, गर्ल्स में क्यों, और स्मॉल चाइल्ड। देखिए अब जब मैं बोलूँ अगर ये बच्चा 2 kg का वेट आराम से उठा सकता है बट 5 kg का नहीं, तो ये चीज़ में 5 kg आराम से उठा सकता है,
बट 10 kg नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी मसल ग्रोथ एंड स्ट्रेंथनिंग अभी हुई नहीं है। वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथनिंग, अपनी एबिलिटी टू स्क्वाट्स, मतलब पावर, हम जब स्क्वाट्स लगाते हैं तो पहले हम 10 ही लगा सकते थे, बट हम जैसे ही हम आगे आगे ग्रोथ करने लगते हैं, हम आगे आगे चीज़ें सीखने लगते हैं, तो वो चीज़ें हमारी डेवलप होती हैं। और गर्ल्स में ऐसा रहता है, गर्ल्स ऐसा नहीं है कि गर्ल्स वेट नहीं उठा सकती, वो भी आपके वेट का ही, जैसे एक नॉर्मल बॉयज है, वो बॉय है वो 60 kg का है, ये बॉय है, एंड गर्ल है वो भी 60 kg की है। पावर दोनों में बराबर है। ये मेंटेलिटी नहीं है कि वो बच्ची कमज़ोर होगी या बच्चा कमज़ोर होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। वो टोटल डिपेंड्स अपॉन दी परफॉर्मेंस। हम जो मतलब चीज़ें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे अब मैं 5 kg के डंबल रोज़ उठा रहा हूँ, तो मैं 5 kg की चीज़ नॉर्मल उठा के ले जा सकता हूँ, और लड़की भी अगर यही चीज़ प्रैक्टिस कर रही है, वो चीज़ भी वो नॉर्मली कर सकती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि स्मॉल बॉय में हमारे प्रैक्टिस में क्या फ़र्क चलता है। रनिंग एंड जंपिंग मूवमेंट डेवलप एट द फास्टर रेट एंड कंपेयर टू द मिडिल चाइल्डहुड। अब मैंने आपको जो बताया था, जो रनिंग एंड डेवलपमेंट, वो जो प्रॉपरली करने लगा था बट नहीं, हर्डल्स नहीं कर पाता, अब वो चीज़ हर्डल्स भी प्रॉपरली सीखने लग जाएगा, वो उसमें और डेवलपमेंट हो जाएगी, और स्टेज में और एडवांस हो जाएगा वो। शुड बी encouraged एज स्किल डेवलपमेंट इंक्रीजिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेटेजी। देखिए टैक्टिक्स, देखिए अब इस स्टेज में आके अच्छा ना परफॉर्म करना है। अब एक बच्चा कहीं रेस में गिर गया, और अगर हम उसको चीरअप करेंगे, हो तू गिर गया, तू ये हो गया, तो उसमें स्ट्रेस लेवल हो जाएगा कि हाँ मैं गिर गया, मैं नहीं परफॉर्म कर सकता अच्छे से। बट हमें क्या करना है, उसको इंकरेज करना है। इस एज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे को इंकरेज हम करें कि उठो और दौड़ो। तो यही स्टेजेस होती हैं, आपको समझना पड़ेगा इसमें क्या क्या कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट होती है बॉडीज़ में। देखिए इस एज में हल्की हल्की बॉयज़ में, मतलब हल्की हल्की एक वाइट कलर के हेयर स्ट्रबल, मतलब जो मतलब आने लग जाती है, और लड़कियों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये टोटली डिपेंड्स अपॉन टेस्टोस्टेरोन लेवल। देखिए टेस्टोस्टेरोन हर बॉडी में होता है, फीमेल्स में भी है, लड़कों में भी, लड़कियों में भी। वो लेवल की बात होती है किस टाइप में। अब मैंने पहले चैप्टर में भी आपको एग्जांपल दिया था कि लड़कियों में भी टेस्टोस्टेरोन होता है, लड़कों में भी ऑस्ट्रोजन होता है, बट क्या रहता है, उनकी मात्रा छोटी छोटी होती है। अब लड़कियां जो बॉडी बिल्डिंग वेट कैटेगरी में जाती हैं, उनका क्या रहता है, उनका वो स्टीरॉयड आर्टिफिशियली लेती हैं, क्योंकि उनको फॉर्म करता है हाई वेट में। तो वो अपने मसल मास को बढ़ाने के लिए टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती हैं। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हेल्प मिलता है आपका एक लेवल में, एनर्जी लेवल में, तो और मसल फाइबर बढ़ाने में। तो वो चीज़ें लेके अब हम वही ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, कोई बात नहीं, इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। तो वो बॉडी भी सिमिलर होती है उनके लेवल में, जब वो आ जाते हैं तो हल्का हल्का उनका देखना मर्दानी, मतलब एक मर्द टाइप की उनकी बॉडी होने लग जाती है, बॉयज़ टाइप की बॉडी होने लग जाती है, मैच्योर बॉडी। वो फ़र्क कुछ नहीं होता है, बट उसमें क्या रहता है, ऑस्ट्रोजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है। तो वो अवॉइड करने के लिए ऐसा नहीं करें, तभी अच्छा है। नेचुरल स्ट्रेंथ इज़ बेटर, ना कि आर्टिफिशियल हम टेस्टोस्टेरोन बाहर से लें, ना कि बॉडी को प्रोड्यूस करने दें, वो बेटर लेवल में करेगा। अब आप टेस्टोस्टेरोन बूस्ट के चाहते हैं, तो उसमें आपको स्क्वाट्स, एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग फूड खाना पड़ेगा, डाइट लेनी पड़ेगी प्रॉपर, तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम आगे चलते हैं। अभी फैक्टर इफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। अब देखिए जहाँ पे अब मैं बोलूँ, अगर मोटर डेवलपमेंट किसी बच्चे में अच्छी है, तो किसी वे में उसकी जेनेटिक अच्छी है और वे सारा अच्छा है, तो किसी वे में ये चीज़ें, ये पॉइंट भी आएंगे ही, आपको डिस्क्राइब ये भी करने हैं आगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको अच्छे से डिस्क्राइब करनी है। तो हम आगे करते हैं। इसका पहला पॉइंट है बायोलॉजिकल फैक्टर। दी प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विस्ट फाइबर एंड स्लो ट्विस्ट फाइबर डिपेंड्स अपॉन बायोलॉजी फैक्टर। बायोलॉजी फैक्टर रिलेटेड टू जीन्स। अब ये जीन्स में आगे आपके मम्मी पापा के या परदादा के जीन्स, वो आपके ट्रैवल हो रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये जीन्स में यही बायोलॉजिकल फैक्टर में आता है कि उस बच्चे की अगर फास्ट ट्विस्ट है, अगर स्लो ट्विस्ट है, तो उसकी कहीं ना कहीं जीन रिलेट कर रही है इस चीज़ से। क्योंकि कभी कभी देखना, बच्चा कभी कभी 1 साल की उम्र में ही कुछ ना कुछ वर्ड निकालना स्टार्ट कर देता है, या फिर हल्के हल्के अपने पैरों में पावर लेना स्टार्ट कर देता है। बट कभी कभी नहीं कर पाता, कभी कभी वो बच्चा नहीं कर पाता 1 साल तक भी। क्यों? क्योंकि उसके जीन थोड़े स्लो होते हैं। वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तब हो जाती है जब 3-4 साल तक उसके पैर ना लगे, तो वो दिक्कत की बात हो जाती है। बट नॉर्मली अगर लेट स्टार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें प्रॉब्लम, उसकी जीन कहीं ना कहीं स्लो है, वो स्लो ग्रैब कर रहा है। तो वो हर चीज़ अलग अलग डिफर होती है, इसमें प्रॉब्लम की बात कोई नहीं होती है। अब अगला आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। रिसर्च इंडिकेट दैट चिल्ड्रन हु आर टोल्ड टू बी एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग हैव फास्टर रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट। अब देखिए एनवायरनमेंट फैक्टर ये रहता है, अब कहीं होते हैं अपने बच्चों को बिल्कुल सिक्योर करके एक पर्टिकुलर स्पेस में रखते हैं कि आप यहाँ से जाओगे आप गिर जाओगे, आपको पता है कि यहाँ जाना है आपको डांट पड़ेगी, तो वो पर्टिकुलर एक बाउंड्री में रह जाता है। वो उन एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको खुला छोड़ दिया जाए। उसको पता है कि अगर मैं यहाँ जाके गिर रहा हूँ तो यहाँ जाके गिरता हूँ, यहाँ जाके अगर मेरे को लग रही है, या फिर यहाँ जाके अगर ये पत्थर मिल रहे हैं मेरे को और इसको मारने से किसी का सिर फूट रहा है, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। तो वो चीज़ें सीखता है बच्चा। तो ये एनवायरनमेंट फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस चीज़ में।
फिजिकल एक्टिविटीज़ ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि हमें फिजिकल रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एनहांसेस द मोटर डेवलपमेंट। अब इन्फेंट की लेके चले, इन्फेंट तो हम ऐसा नहीं कि उसको भाई जैसे धक्का देने जा तू भाई दौड़, वो दौड़ नहीं पाएगा। उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसके पैरों की मूवमेंट, हाथों की मूवमेंट करवानी पड़ती है खुद से आगे पीछे, उसको बताना पड़ता है कि ये मूवमेंट होती हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। तो चीज़ें उसको अगर हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो वो चीज़ सीखेगा क्या हो रहा है। न्यूट्रिशन ये सबसे मेस, अगर मैं बोलूँ ये चीज़ें अगर वैरी कर रही हैं 40% में, तो ये अकेली न्यूट्रिशन 60% में करता है। क्योंकि न्यूट्रिशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे शरीर को डेवलप करने में, और हमारे सब चीज़ों को सेंसरी मोटर डेवलप इज़ डिपेंडिंग अपॉन न्यूट्रिशन। देखिए अभी अभी सेंसरी मतलब क्या हो गया, अब आपकी स्किन, अगर आप प्रॉपर वे में एक न्यूट्रिशन पार्ट ले रहे हैं, आपकी स्किन हेल्थी है तो आपके स्वेट ग्लैंड, आपको पिंच फील होगा, क्या होगा। अगर आपके सेंसरी ऑर्गन ठीक नहीं है तो आपको यहाँ पे मार भी दिया जाए आपको पता नहीं लगेगा। कईयों कईयों में होती है डिफेक्ट, ये डिसेबिलिटी होती है, कईयों को कुछ गर्मी नहीं लगती। देखा होगा आपने एग्जाम्पल, आजकल बहुत लोग चले हैं जो गरम गरम तेल में हाथ डाल देते हैं, या फिर अपने बिजली में अपने जो इलेक्ट्रिक होती है उसको शॉक ले लेते हैं कभी कभी। आप ऐसा मत ट्राई करिएगा, क्योंकि अगर ये हो गया तो आप हो भी सकता है आपको कुछ, बट ये ना करें तभी, क्योंकि उनके शरीर में कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होती है उस चीज़ में। अब उनके शरीर में नमक की कमी हो सकती है। अब जैसे कि एग्जांपल आप सर्च कर सकते हैं इस चीज़ में, उनका कोई भगवान की देन नहीं होती है, वो इंसान का शरीर बहुत एक्सट्रीमली मतलब बनाया हुआ है एक ऑर्गेनिज्म है हम, जो मतलब बहुत ही हाईली वो हैं, जो इसको साइंस भी सोचता है कि कैसे बन चुकी है ये चीज़। तो अगर वो देखा जाए तो वो कोई एक मतलब भगवान का गिफ्ट नहीं है जो एक अलग इंसान में, वो डिसेबिलिटी होती है कुछ, उसके शरीर में कुछ नमक की मात्रा कम रहती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक फील नहीं होता है। तो वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। न्यूट्रिशन फूड प्रमोट गुड मोटर स्किल। देखिए अगर आपकी स्किन, अगर आपकी बोन, आपकी मसल हेल्दी हैं तो आप वो चीज़ परफॉर्म कर पाएंगे। अभी मेरे को पता है कि मैंने बाइक चलानी है, तो अगर मैं ऐसा नहीं कि मैं मेरा वेट 40 kg है और मैं 130 किलो की बाइक लेके भाग जाऊं, अगर उसको रोकनी पड़ जाए तो मेरे पैर ही तोड़ देगी। तो उसमें पता है कि अगर हमारे पास स्ट्रेंथ ठीक है, हमारे पास एबिलिटी, हमारे मसल ग्रोथ ठीक है, बोन डेंसिटी ठीक है, तो हम उस चीज़ को संभाल भी सकते हैं अच्छे से। तो ये चीज़ भी हम आगे चलते हैं इसमें। सेंसरी impairments, so such as visual impairment etc can be affect the motor development in the child। तो अगर देखा जाए सेंसरी, तो आप देखिए अभी विजुअल आप एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, विजुअल इम्पेयरमेंट। तो विजुअल मतलब हम जो चीज़ देखते हैं, अब हम देखने की, अब हमें कईयों को होता है, कईयों को डिफेक्ट देखने में होता है, कलर ब्लाइंडनेस का फ़र्क होता है कईयों को सेंसरी नोज़ में स्मेल नहीं आती, ये डिफेक्ट्स होते हैं अलग अलग। तो अगर हम देखा जाए तो अगर हम विजुअल में प्रैक्टिस करें, बच्चों को कलर देखना सिखाएं, हम बच्चों को देखना, हम कुछ टॉय दें, कुछ रेड कलर के दें उसमें, और रिएक्ट करें रेड कलर, और अलग अलग कलर दिखाएं, तो उसमें पता लगता है बच्चों को कोई डिफेक्ट नहीं है। वो चीज़ें भी होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस आपने देखा होगा, मोस्ट कॉमन, आप आर्मी उर्मी में जाएंगे तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस की वजह से भी निकालते हैं, वो भी मेडिकल चेक होता है, क्योंकि उनको कलर में फ़र्क नहीं पता लगता। कलर ब्लाइंडनेस वाले को ब्लैक एंड वाइट, या फिर हो सकता है उसको सारे कलर एक ही जैसे दिखे, या फिर हो सकता है उसको कुछ कलर ना ही दिखते हों, ये डिफॉर्मिलिटी होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें बच्चों को कलर वेरियस चीज़ पैटर्न में, कलर चीज़ों में देने पड़ते हैं टॉयज। तो अपॉर्चुनिटीज़, तो अब हम चिल्ड्रन गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ मोर देन टू डू मोर टू हैव मोटर डेवलपमेंट फास्टर रेट। देखिए अब हम अगर उसको कुछ पार्ट देंगे, अगर हम उसको कुछ खिलौना देंगे, हम टॉय देंगे कि आप इसे खेलो, तो उस चीज़ को देखिएगा कि है क्या चीज़, तो इसमें आपको फास्ट उसमें मोटर डेवलपमेंट की स्किल देखने मिल जाएगा। हो सकता है उस चीज़ को तोड़ भी दे, तो वो भी एक टाइप में मोटर स्किल का डेवलपमेंट ही है कि तोड़ के देखना है कि उसमें है क्या, उसमें उसकी पावर लगेगी, तो उसमें पावर में उसके मसल्स, बोन, सब कुछ यूज़ होगा, उसके पैर यूज़ होंगे तोड़ने में उस चीज़ को। वैसे बच्चे तोड़ने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। पोस्चरल डिफॉर्मेसी, एनी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, देखिए अब हमारी जो पोस्चर है, अब पोस्चर में आप आगे टॉपिक आएगा, बट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पोस्चर डिफरेंट। अब उसकी पोस्चर क्या रहता है, कईयों का पोस्चर बहुत, कईयों की ये शोल्डर नीचे होती है, कहीं ऐसे करके चलते हैं, तो उसके अलग अलग नाम होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये होती है पोस्चर डिफॉर्मेसी, जिसके हाथ एक, किसी का हाथ एक बहुत ज़्यादा एक लो मतलब मास में रेट में कम होता है, एक कब ज़्यादा ही होता है, वो अलग अलग होता है सारा डिफॉर्मिटी। वो कोई मसल एक टाइप में बोलते हैं नर्व उसका अच्छा नहीं है, तभी वो उसकी कमी हो रही है उसके। तो आगे ओबेसिटी, ये जो हमारे पिछले टॉपिक भी चैप्टर में आया था, ये वेट, ओवर वेट है, तो ओवर वेट बोल देंगे हम, ओवर वेट। मोटर डेवलपमेंट टेक प्लेस स्लोली इन ओबे। अब जो मोटे लोग होते हैं वो क्या करेंगे, वो उनको पता होता है कि उनके शरीर को हिलाने के लिए उनको एनर्जी लगेगी, तो वो क्या करेंगे, सबसे इजी वे ढूंढेंगे कि मैं इसको क्या करूँ। वो अब टीवी का चैनल भी चेंज करना होगा, अगर उनके पास रिमोट नहीं होगा तो वो लंबा सा डंडा रख लेंगे, उससे चेंज कर लेंगे।
तो इसमें मोटर स्किल ज़्यादा डेवलप नहीं होती, क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि मैंने चलना भी है, यहाँ से जाना भी है। तो ये भी इफेक्ट करती है इस चीज़ में। तो हम आगे देखेंगे इसमें। इन्फेंट, तो ये पॉइंट सबसे पहले होना चाहिए था, बट ये बाद में आ गया। ये बहुत ही अर्ली स्टेज होती है जो मैं आपको ग्रोथ एक्टिविटी शुड बी प्रमोटेड, फिर से पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। हम इन्फेंट शुड बी डू एक्सरसाइज लाइक मूविंग आर्म, जो मैं आपको बता रहा था उस टाइम, इन्फेंट रीचिंग टू वेरियस आइटम, ये उनको करवानी चाहिए एक्सरसाइज, तब उनको मोटर डेवलपमेंट जल्दी होगी। दे शुड बी प्रोवाइड विथ टॉयज इंक्रेज देम टू मूव। अभी अगर हम बच्चों को कुछ खिलौना देंगे और उनको बोल देंगे ये चीज़ यहाँ पे है, वो क्रॉल करते हैं जैसे, तो हम उसको आगे कर देंगे तो वो क्रॉल करके आगे जाएगा और चीज़ें सीखेगा कि उसको पकड़ूँ मैं आगे जाके। तो मोटर स्किल की डेवलपमेंट, टीवी एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुड बी अवॉइडेड। अब उसको टीवी का, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक, अगर अभी जैसे आपने देखा होगा कि एक बच्चा बॉर्न होता है, उसको फ़ोन की, उसके पेरेंट्स फ़ोन में लगे रहते हैं, या फिर वो भी यही चीज़ सीखेगा, वो भी अर्ली स्टेज में ये चीज़ सीख जाएगा, उसको फ़ोन में आदत पड़ जाएगी, वो फ़ोन में देखे, या टीवी का कार्टून, वो टीवी के कार्टून में ही फोकस रहेगा, वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगा। अब एक्टिविटीज़ में आप अगर जाके बाहर खेलेंगे, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एक बॉन्ड बन गया है हमारा, जो कि डेवलपमेंट हमारी बहुत रोक देता है। अब देखना, अब अभी अभी बच्चा कभी कभी बोलते हैं, पेरेंट्स ये कंप्लेन भी करते हैं कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, वो नहीं इतने मसल ग्रोथ हो पा रहा, उनका इतने बड़े डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि आपकी भी इसमें गलती है, क्योंकि आप भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों को उसको इन्हेंस कर रहे हैं, उसको बाहर खेलने नहीं दे रहे, उसको बचपन में खेलने नहीं दिया, उसको डेवलपमेंट नहीं हुई ढक की। अब वो डेवलपमेंट को अपना टाइम लेगा, वो धीरे धीरे चीज़ें सीखेगा, फ़ोन छोड़ेगा, आगे जाके जिम ज्वाइन करेगा या एक्टिविटीज़ करेगा, गेम करेगा, उसके बाद वो चीज़ें सीखेगा। वही चीज़ ये चीज़ में आ गई कि अवॉइड करना चाहिए। शुड बी इंटरेस्ट टू वॉक। अब बच्चों को ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे करके छोड़ने चल देंगे, उनको हाथ से पकड़ के चलाना चाहिए, जिसमें उनकी मोटर डेवलपमेंट, पैर की वॉकिंग की जल्दी सॉल्व होगी। अब हम आगे चल रहे हैं अर्ली, ये फिर से आई गेस वही आगे स्टेज, एडोलसेंस। ये हमने पढ़ लिया एडोलसेंस। अब हम एडोलसेंस में चलते हैं। ये 13 to 19 ईयर के बच्चों के में होता है। मॉडरेट टू गॉर्जियस एक्सरसाइज एंड रिकमेंडेड टू लीस्ट 60 मिनट टू सेवरल आवर एवरी डे। देखिए, अब इस एज में क्या रहता है, मसल ग्रोथ एंड बोन डेंसिटी ग्रोथ एंड सब कुछ आपके बॉडी में डेवलप होता है। तो आप ये 60 मिनट एक्सरसाइज तभी लिखिए कि आप 60 मिनट एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बेटर वे में आपकी बोन मजबूत होंगी, मसल ग्रोथ होगी, उससे आपके हार्मोनल लेवल ठीक होंगे, आपको पसीना आएगा, आपका शरीर का ऑर्गन की यूज़ होगी, आपकी ब्लड इंटेक ठीक होगी, आप डाइट अच्छे से लेंगे, आपको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा, आपके ऑर्गन हेल्दी रहेंगे तो आपके बॉडी हेल्दी रहेंगे। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज शुड बी डन एटलीस्ट 3 days ए वीक। मसल स्ट्रेंथनिंग, यही पॉइंट सेम आ गया कि आपको मसल डेवलपमेंट एक्सरसाइज अच्छे से करनी है ताकि आपकी मसल डेवलप अच्छे से हो जाए। शुड बी इंड्यूस इन बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अब ये बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज क्या होगी? बोन, पहले तो आपको कैल्शियम की पूरी डाइट इंटेक करनी है, दूध वगैरह प्रॉपर पीना है, जो भी हम हॉर्लिक्स डाल के पिए या जो भी आप डाल के पी रहे हैं वो आप डाल के पिए, उससे ग्रोथ अच्छी हो जाएगी बोन्स की। जब हम मिल्क की ले रहे हैं या फिर कुछ और ले रहे हैं जिनसे हमारी बोन डेंसिटी अच्छी हो। अब वो एक्सरसाइज क्या होगी हमें पता है। अब मैं पुशअप लगा रहा हूँ, अब उससे मेरे स्ट्रेंथनिंग, आर्म्स की, मेरे जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग तो ठीक हो रही है, बोन की डेंसिटी बढ़ रही है। अब मैं अगर हल्का हल्का, अगर मैं अपने नक्कल में इसमें अगर मैं पुशअप लगाऊं तो मेरे ये नक्कल की बोन भी अच्छी से स्ट्रांग होगी। तो हम ये भी उसमें कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइजेज सच एज रनिंग, जिम्नास्टिक, पुशअप, जंपिंग रोप, टेनिस, स्विमिंग। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बोला था, ये वाली और ये वाली, इसमें बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है बॉडी का। तो अगर हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो इनमें ज़्यादा जल्दी हमारे मोटर डेवलपमेंट होती है। बट ये नहीं कि अपने, अगर आपके हमें जिम्नास्टिक नहीं है, आप जिम्नास्टिक कहीं दूर जाके ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिम्नास्टिक आप प्रॉपर कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जैसे आपने स्कूल में हैं तो वहाँ पे पीटी टीचर्स होते हैं, तो उनसे आप पूछ के वहाँ पे ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो प्रॉपर जिम्नास्टिक करने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए प्रॉपर सुपरविजन की ज़रूरत होती है। एक एक्सपर्ट आपके साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं स्विमिंग आपने नाम सुना, भैया ऐसे मोटर डेवलपमेंट जल्दी होती है, लो नदी में छलांग लगा दी, उससे होगा कुछ नहीं, आप ही का लॉस होगा, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसमें प्रॉपर सुपरविजन, आप कोई ना कोई एक्सपर्ट को लेके चलिए ताकि इससे कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए इन दोनों चीज़ों से। इसमें होगा क्या, बोन ब्रेकेज होगी, इसमें आप डूब जाएंगे, फ़ायदा कुछ नहीं रहेगा, आप कहाँ से मोटर स्किल फिर से दिखा पाएंगे। तो ये चीज़ हमने हमेशा माइंड में रखनी है। और ये चीज़ भी, जंपिंग रोप मतलब स्किपिंग्स, ये तो आप जानते ही हैं, मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज है, ये तो आप रेगुलरली बेसिस पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हम आगे चलें, एडल्टहुड। अब ये जो 19 साल एडल्टहुड, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में। तो इसमें बॉडी चेंजेस भी होंगे। और ये चीज़ ऑब्वियसली इसमें ये मत लीजिए कि हाँ ये अलग क्यों है, ये अलग क्यों है। फीमेल बॉडी इज़ डिफरेंट,
और मेल बॉडी इज़ डिफरेंट, तो उसमें अलग अलग डेवलपमेंट होती है। जैसे फीमेल बॉडी में उसके मतलब पार्ट डेवलप होंगे, बॉयज़ में अलग पार्ट होंगे। तो उसमें एक बीएड का पार्ट होगा, 19 ईयर में आपकी बीएड टोटली मतलब 60-70% आपकी ग्रोथ कर चुकी होगी पूरी पूरी। तो एन एडल्ट इज़ ऑलवेज बी एक्टिव, ये एक्टिव तो होते ही हैं, बट साथ में अब गलत चीज़ों के ऊपर ना जाएं तभी ठीक रहेगा। अभी जैसे गलत चीज़ों में आ गया, जो हम क्या करते हैं, हमारा फ्रेंड ग्रुप बोलता है कि चलो वहाँ पे, या फिर कुछ गलत चीज़ें इंटेक करते हैं, अल्कोहल में एग्जांपल लूँगा, स्मोकिंग लूँगा, वो चीज़ कुछ नहीं करेगी बट आपके बॉडी को हार्म करेगी, क्योंकि इस टाइम पे शरीर मांगता है डेवलपमेंट, और अगर आप उसको गलत चीज़ों की डेवलपमेंट दे देंगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके बायोलॉजिकल फैक्टर को इफेक्ट करेगी, आपके एनवायरनमेंट फैक्टर को इफेक्ट करेगी, और चीज़ों में मोटर में आप डेवलप हो जाओगे। जैसे एक बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ ना कि अगर ये चीज़ें ना हम अवॉइड करें, हम स्पोर्ट्स में अच्छे रहें, तो आपका कहीं ना कहीं फिजिक एक अच्छा होगा। अब आगे जाके अब फिजिक देखने में अच्छे लगेंगे। अब स्मार्ट बॉयज़ देखने में कैसे होते हैं, वो टॉल अच्छे होते हैं देखने में। ऐसा नहीं कि मतलब एक नॉर्मल पर्सन अच्छा नहीं होता है, बट एक आप सोच लिए, इमेजिन कीजिए एक प्रॉपर लड़की या लड़का है जिसकी मतलब नॉर्मल ग्रोथ है, वो आराम से क्लास आती है, और एक चौड़ा मतलब अच्छा लड़का है जो क्लास में आता है, उससे मतलब इम्प्रेस होते हैं सारे। वो माइंड में भी शार्प है, वो अच्छे से वो गलत चीज़ों से दूर रहता है। तो ये चीज़ यही प्रमोट इस टाइम करनी चाहिए कि हम एकदम गुड लाइफस्टाइल चुनें, गुड लाइफस्टाइल चुनें हम इस टाइम। हम गलत चीज़ों को अवॉइड करें, और जो हमारे फ्रेंड्स हैं गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं उनको भी अवॉइड करें कि गलत चीज़ों की तरफ ना जाओ, जो कि आपके बेटर रहेगा। दे शुड वॉकिंग, राइडिंग, बाइक राइडिंग, डांसिंग, स्विमिंग। अब राइडिंग बाइक इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये बाइक में आ गया साइकिल, साइकिल भी आ गया। तो साइकिल में आप क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन उसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, एक बैलेंसिंग पावर चाहिए होती है जो माइंड एंड पूरी बॉडी में होती है, तो वो चीज़ आप इससे सीख सकते हैं बाइकिंग राइड में। डांसिंग में भी कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट, स्विमिंग में तो आपको पता ही लग गया। दे शुड बी परफॉर्म एक्सरसाइज दैट इंक्रीज देयर बोन एंड मसल स्ट्रेंथ। अब वही आ गई, आप नॉर्मल वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इस टाइम आप हल्का हल्का वेट उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। दे शुड बी रेजिस्टेंट एक्सरसाइज एटलीस्ट ऑफ 2। तो इसमें अब जब उस एज में हम 3 टाइम वीक की एक्सरसाइज करते थे, तो इस टाइम हमें क्या करना है, 5 टाइम उस एक्सरसाइज को बढ़ा देना है, 5 टाइम उस एक्सरसाइज को बढ़ा देना है। दे शुड बी इंक्लूड रनिंग, वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप मसल ग्रोथ चाहते हैं, या वेट एक्सरसाइज, रोप स्किपिंग एंड फोर। ये देखिए, ये चीज़ें तो आपकी बढ़ाएंगी बढ़ाएंगी, बस मसल स्ट्रेंथ भी आपकी बढ़ा देंगी। तो हम आगे चलते हैं इसी स्लाइड में। तो कॉमन पॉस्चरल, जो हम पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यंगस्टर में बहुत ज़्यादा होता है, जो भी 19 एज से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि टोटल डिपेंड अपॉन अपर लाइफ स्टाइल, जो हम लाइफ हमारी है टोटल डिपेंड्स अपॉन ये। तो देखो, स्पाइनल कर्वेचर, तो स्पाइनल कर्वेचर, ये 3 आते हैं इसमें पॉइंट, ये तीनों इसके पॉइंट ही हैं, क्योंकि इसमें ये स्पाइनल कॉर्ड की वजह से ही होते हैं। या फिर तो हम आगे आगे पढ़ेंगे इसमें, पर ये बता देता हूँ। अब ये नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये ऐसे चलती है, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड होती है नॉर्मल, ये बिल्कुल परफेक्ट होगी स्पाइनल कॉर्ड। अब ये डिफॉर्मेटीज कहाँ कहाँ जाती हैं, देखिए। अब ये नॉर्मल है, अब हम टीवी देखते हैं बहुत ज़्यादा, फ़ोन चलाते हैं, तो हम फ़ोन तो अब ऐसे चलेगा नहीं कि हम ठीक से पोस्चर में चलाएं। वो हम क्या करते हैं, डाउन होके चलाते हैं, नीचे को चलाते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में इफेक्ट पड़ता है। मैं इनके नाम बताऊंगा, सबको डिफाइन करूंगा, बट आप मतलब जान लीजिए पहले कि डिफॉर्मेसी क्या है। अब मैं हम जो वॉलेट डालते हैं हम अपने बैक पॉकेट में, या फिर कुछ भी डालते हैं, या फिर हमें ऐसी आदत है, सोने की आदत है, बिल्कुल बेड में फैल के हर कहीं को पैर मार के, हर कहीं को हाथ मार के, तो वो भी डिफॉर्मिटीज कहीं कहीं आ जाती है, प्रॉपर वे में डिसिप्लिन बॉडी में नहीं आती वो। इफ़ अगर हम ज़्यादा मतलब चेयर में बैठे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिफॉर्मेसी हमारे चेयर में कभी कभी क्या रहता है, अब जो नीचे का रोल पार्ट है वो आगे रह जाते हैं, और पीछे को हम ऐसे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक टाइम में हमारे स्पाइनल कॉर्ड को बेंड करना स्टार्ट कर देती है। तो हम पढ़ेंगे, पहला काइफोसिस होता है, लॉर्डोसिस होता है, स्कोलोसिस होता है। तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होता है ये, क्या क्या नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें आगे। तो पहले आ गया काइफोसिस। काइफोसिस होता है कि मैं एक बार आपको ना इसकी पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे, फिर आपको मैं इमेजेस भी दिखा दूंगा इसकी, कि आपको प्रॉपर में पता लग जाए। काइफोसिस, इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए पहले आप। काइफोसिस इम्प्लाइज एन इंक्रीज ऑफ बैकवर्ड कर्व एंड और डिक्रीज ऑफ फॉरवर्ड कर्व, डिप्रेशन ऑफ द चेस्ट इज कॉमन इन काइफोसिस। कॉज इट इज कॉज बाई माल न्यूट्रिशन, इलनेस, polluted air, insufficient exercise, carrying heavy loads and shoulder and racket etc. तो देखिए, काइफोसिस में आपको बता दूं, मैं साइड में यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए, अब ये है काइफोसिस,
इसकी ये देखिए नेक का। अब जैसे आप कोई वेट उठाते हैं मान लीजिए ज़्यादा, तो आपके वो यहाँ पे उठता है, हमेशा यहीं पे उठता है अगर आप बार उठाते हैं या फिर कुछ भी उठाते हैं या फिर आप फ़ोन चलाते हैं, तो वो भी इस वजह से होता है। तो इस डिफॉर्मिटी को ऐसा नहीं है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता है, सॉल्व भी हो सकता है, तो हमें ही करना होता है। तो ये हो गया हमारा काइफोसिस। अब हम अगला देखेंगे। तो ये इसके प्रिकॉशन क्या है? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टीचर्स एंड पेरेंट्स शुड बी टीच स्टूडेंट टू करेक्ट पॉस्चर। अब करेक्ट पॉस्चर में क्या हो जाता है, वॉकिंग में हमें ऐसे रहना चाहिए, फ़ोन हमें आगे रख के यूज़ करना चाहिए या फ़ोन अवॉइड करें तभी ठीक है। हमें हमेशा वॉकिंग में ऐसे ही एक्सरसाइज भी होती है। अब नॉर्मल क्या रहता है, अगर आपके नॉर्मल शोल्डर नीचे हैं तो कोई बात नहीं, वो चलता है। बट आपके बहुत ज़्यादा अगर ये डिफॉर्मिटी है तो फिर आपको ये चीज़ में सॉल्यूशन देखना चाहिए। आप अपने नियर बाई फ्रेंड्स को देख सकते हैं, जो जो चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, आप उसको बोल सकते हैं कि आपकी यहाँ से ये डिफेक्ट है, तो आप ये सॉर्ट कर सकते हैं कैसे। इसमें एक्सरसाइज भी हैं आगे, इसकी एक्सरसाइज बहुत ही ये पेरेंट्स को स्टार्टिंग स्टेज में मेंटेन पोस्चर। हम आगे चलेंगे इसमें, तो हम लॉर्डोसिस के बारे में देखेंगे। लॉर्डोसिस इज ए इनवर्ट कर्व ऑफ स्पाइन। अब लॉर्डोसिस में जैसे हम ऊपर से ऐसे कर्व हो रही थी, नीचे से ऐसे कर्व हो रही है। ये मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा इमेज के साथ। इट क्रिएट प्रॉब्लम इन स्टैंडिंग एंड वॉकिंग एंड इट कैन बी करेक्टेड बाय इनिशियल स्टेज। अभी ये चीज़ ना, इनिशियल स्टेज मतलब है कि अगर उसको स्टार्टिंग में हम ख़त्म करने के लिए एक्सरसाइज कर लें तो वो बहुत अच्छे से हम उसकी डिफॉर्मिटी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हर चीज़ एक एडवांस लेवल में चल जाए तो उसका क्योर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमें पता है कि मैं कॉमनली ये चीज़ जल्दी ठीक कर सकता हूँ, तो वो चीज़ बहुत जल्दी ठीक होगी इस स्टेज में ही। अगर मैं बोलूँ कि अगर वो एडवांस हो गया, अगर ये लॉर्डोसिस अगर ऐसे अगर मेरी बॉडी होगी तो ये बहुत टाइम देगी ठीक। इसमें अगला पार्ट जो है आगे आपका आगे आ जाता है, तो ये मतलब बहुत आपको पता ही है, इसमें रनिंग भी नहीं होगी आपसे ठीक। कॉज इम्बैलेंस डाइट एंड इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल ओबेसिटी। वेट की वजह से भी होता है, ओवर वेट की वजह से भी। डाइट भी इसमें मेन रीज़न है। डिजीज़ इफेक्टिंग वर्टिब्रेट। अब देखिए ये डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप, अगर मैं बोलूँ कि आपको ये बैलेंस, ये डाइट नहीं मिली या फिर मसल नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रही, ये भी है, आपको वर्टिब्रेट कोई डिजीज़ भी हो सकता है, इसलिए भी हो सकता है। इसका क्योर भी है और सब कुछ है, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इसकी। तो प्रिकॉशन इज बैलेंस डाइट शुड बी टेकन। ऑब्वियसली शुड बी अवे, मतलब हमें वेट गेन नहीं होने देना है। अभी हमने इसमें क्या करना है, बॉडी में ऊपरली साइड हमने बैलेंस करके चलना है, ऊपर ज़्यादा वेट नहीं उठा लेना है, या फिर अपने कुछ चीज़ मतलब इसमें बैक पॉकेट में लेके पर्स लेके बैठना नहीं है, वो ये हमने प्रिकॉशन रखने हैं। तो स्कॉलरशिप अभी हम आगे पर्सनल स्पाइन लिटरल डायरेक्शन टू स्कॉलरशिप इज ए सिंगल कर्व। अब ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ इस वे में। तो कर्व इट कैन बी फाउंड इन एस शेप। देखिए स्कॉलरशिप अब ये बहुत कॉमन होता है क्योंकि इसमें स्पाइनल कॉर्ड ऐसे हो जाती है। अब ऐसे वाले की असली रीज़न से होती है, अगर मेरे बैक पॉकेट में पर्स है और मैं कहीं पे बैठ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली एक साइड का हिप मेरा ऊपर जा रहा है, कहीं ना कहीं डिफॉर्मिटी हो रही है, वो स्पाइनल कॉर्ड को टेढ़ा कर रहा है। तो ऐसे करके आपकी बॉडी होगी तो आपको देखने में भी खुद को अजीब लगेगा। कॉज डिजीज इज जॉइंट। ये जॉइंट डिजीज के भी वजह से हो सकता है, जो आपके वर्टिब्रेट में जॉइंट हैं वो कहीं ना कहीं इन प्रॉपर वे में जुड़ रहे हैं। या फिर आप कुछ क्या करते हैं कि कुछ साइड को सोए हैं, अगर आप पूरी रात साइड को सोए हैं, पिलो लिया है, आपकी सिर की बोन ऐसे है और आपकी यहाँ की ये वाली बोन ऊपर को उठी है, तो वो इसी वजह से भी हो सकती है, अगर रेगुलर एक ही वे में आप सोएं। इसलिए बोलते हैं सीधा सोने की प्रैक्टिस कीजिए और जो आपका कुशन है उसको प्रॉपर वे में लीजिए। ये नहीं कि आपने हार्ड कुशन को ही ले लिया और आपकी मसल ऐसे है, आपका सिर ऐसे है तो आप ऐसे सो रहे हैं, तो इसमें ये भी इफेक्ट आ जाता है। तो इसमें लोड शोल्डर यही है, इसमें रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर, इसमें ये भी हो सकता है। अब मान लीजिए आप दबंग भैया की तरह ऐसे खड़े होने लग जाएंगे तो इसमें ये भी इफेक्ट कर जाएगा। अगर आप रेगुलर बेसिस में स्टाइल भी मार रहे हैं तो सीधा रह के भी स्टाइल मार सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको टेढ़ा रह के भी ऐसे करके स्टाइल मारना है, क्या बेड़ू करके। ये ठीक नहीं है। ये चीज़ आपकी, ये चीज़ मूवीज़ में भी देखना आप, जो ये डायलॉग जिसने आपने सुना होगा वो भी उस मूवी तक ही उन्होंने ये डायलॉग मारा होगा, उसके बाद वो ऐसे प्रॉपर चलते हैं। वो ऐसा नहीं है कि मूवीज़ वाले भी कि वो ऐसे करके बॉडी बिल्डर ऐसे चलते हैं, वो मूवीज़ में ही ऐसे चलते हैं। बॉडी बिल्डर कोई ऐसे नहीं चलता है, कभी भी नहीं करता है ऐसे बॉडी बिल्डर। वो नॉर्मल ऐसे चलते हैं, वो बेस्ट फिजिक में रहते हैं क्योंकि उनको पता है अगर मैं फिजिक जरा का बिगाड़ा तो मैं कंपटीशन में बाहर हो जाऊंगा। मेरे से बेस्ट बेस्ट परफॉर्म करने वाले भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो अपने फॉर्मेटिव बहुत अच्छी रखते हैं। वो ऐसा नहीं कि मतलब हर चीज़, वो खड़े भी ऐसे होते हैं, वो तो सिर्फ स्टाइल मारने के लिए हो गया थोड़ा टाइम के लिए। ये तो मूवीज़ की बात आ गई, आपने रियल लाइफ अपनी जीनी है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक स्ट्रॉन्ग पोस्चर, सीधा वाला पोस्चर में खड़े होना। के प्रिकॉशन टेक बैलेंस डाइट। बाय डाइट हमेशा ऑब्वियसली सबसे पहले अवॉइड साइडवेज बेंडिंग। देखिए यही पॉइंट मैं जो आपको बता रहा था, अवॉइड कैरिंग हैवी वेट्स एंड हैंड्स। अब देखिए मैं अगर मान लूँ कि अगर मैं कोई चीज़ उठा रहा हूँ
वेट में। तो आप एक चीज़, अब वेट उठा के मेरे को कहीं दूर जाना है, मान लीजिए मम्मी का ही सामान है, राशन का सामान है कुछ, मेरे को उठा के दूर कहीं जाना है, तो अगर मैं बोलूँ कि आप ऐसा नहीं है, वो आप मना कर दीजिए कि मैं नहीं उठाऊंगा, कि मेरे को कहीं ये ना हो जाए, स्कॉलोसिस नहीं हो जाए, स्कॉलियोसिस नहीं हो जाए। आप ये नहीं बोलेंगे उनको कि अब मैं नहीं उठाऊंगा, ये भी मेरे को भी ये डिजीज़ हो जाएगा भैया। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक चीज़ आपने वो सामान उठाया या बैग उठा रहे हैं आप, वो कम से कम 20 स्टेप तक जा रहे हैं, 20 स्टेप, तो 40 आगे 20 स्टेप उसको चेंज कर लीजिए। ये चेंज करते करते आप सामान पकड़ सकते हैं और आपकी ये फॉर्मेलिटी बिगड़ेगी भी नहीं। बट आप एक ही चीज़ में सामान उठा के चल रहे हैं, बकेट उठा के चल रहे हैं, तो और वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, तो आपके कहीं ना कहीं डिफॉर्मिटी पार्ट ले ही लेगी। तो आपने यही चीज़ अवॉइड करनी है। हम आगे चलें। नॉकनी, ये मोस्ट कॉमन होता है, मतलब ये नॉकनी आपने देखा होगा, बहुत कॉमन हो जाता है। नॉकनी ये है कि आपके पैर जो हैं बाहर की तरफ होने लग जाएंगे। मैं बताता हूँ आपको, मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा इसको, सब एग्जांपल आपको ब्रीफ एग्जांपल दूंगा। इन नॉकनीज बोथ नीज नॉक और टच ईच अदर वाइल स्टैंडिंग इन द नॉर्मल पोजिशन। जैसे आपने आर्मी में सुना होगा, आर्मी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉकनीज मतलब आपके पैर जो हैं वो ऐसे करके हो जाएंगे, ये आपके जो घुटने होंगे वो ऐसे जॉइंट होंगे यहाँ से, और ये बहुत ये आप रनिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, आप दौड़ेंगे तो आपके पैर गोडे एक दूसरे में बजेंगे और आप गिर जाएंगे। तो ये आपने अवॉइड करनी है ये चीज़ें। आप, ये कॉमन ही होता है, हम हैवी वेट उठा लेते हैं, या फिर हम इन प्रॉपर वे में खड़े होते हैं, पैर इनसाइड करके, वो भी आपका कॉज लैक ऑफ बैलेंस डाइट। डाइट तो आपकी ऑब्वियसली, स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम, कैल्शियम आप फॉस्फोरस, अगर आपकी डाइट में प्रॉपर मिनरल्स, डाइट में प्रॉपर प्रोटीन वगैरह नहीं है या कैल्शियम डाइट नहीं है, तो आपको ये इस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। बेबी शुड नॉट बी करेज टू वॉक इन अर्ली स्टेज। देखिए, अब ये मैंने बोला था ना आपको कि अगर बच्चे को हम ज़्यादा ही जल्दी अगर उसको वेट देना स्टार्ट कर देते हैं, उसको पता तो नहीं है अभी कौन से लेग में कौन सा वेट देना है, वो तो जैसे मर्जी पैर रखेगा वैसे पैर रखेगा। और यही सबसे बड़ा कारण बनता है कि हमें उसको इतने जल्दी ये चीज़ें ना करवानी चाहिए जो चीज़ उसके लिए है ही नहीं। तो हमें उसको प्रैक्टिस करवानी है, सो के उसको लेट के प्रैक्टिस करवानी है, उसके मूवमेंट करनी है। बट ये नहीं कि उसके पूरा खड़ा करके उसको उसी एज में, अर्ली स्टेज में उसको बोल देना ले अभी बैलेंस बना, तो इसमें उसको ही दिक्कत आएगी, उसकी ही प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाएंगी। तो हम आगे पिक्चर के साथ इसको एग्जाम्पल, तो हम पहले पढ़ लेते हैं सारा। बो लेग, ये भी मतलब इनवर्ड ही हो, आउटवर्ड हो जाती हैं सारी, ये मैं बताऊंगा आपको पिक्चर के साथ। इट इज़ अपोजिट ऑफ नॉकनी, जी जैसे नॉकनी ये हो गया था, तो ये बाहर की तरफ हो गया। ये गर्ल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या फिर बॉयज़ में, ये दोनों ही प्रॉब्लम गर्ल्स में ज़्यादा और बॉयज़ में थोड़े बहुत रेयरली देखने मिल जाती है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पोजिशन, इफ़ देयर इज़ वाइड गैप बिटवीन दी नीज वाइल स्टैंडिंग नॉर्मल पोजिशन, द बोल लेकिन, तो ये चीज़ यही आ गई, कॉज लैक ऑफ कैल्शियम। तो ये डाइट की कमी तो सब जगह होती है, ये चीज़ें, ये नॉकनी घुटनों की जो होती हैं, ये कैल्शियम की वजह से होती हैं, जो हमने पूरी पूरी करनी है। और विटामिन, इनमें विटामिन डी भी शामिल होता है इनमें, तो विटामिन की कमी भी इसमें लिखा होगा, देखने यहाँ जैसे कहीं पे विटामिन, विटामिन, हाँ विटामिन डी, ये इसमें लिखा होता है, विटामिन डी की कॉज की वजह से होती है, कॉज लैक ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस एंड मेन गोल लैक इज लॉन्ग एंड। तो ठीक है, प्रिकॉशन इसके, डोंट लेट चिल्ड्रन डू ओवरवेट, उनके वजन नहीं देना है उनको। अभी जैसे हम एक बात करें तो बच्चों को हम बैग के अंदर बुक्स रख के पूरी पूरी लद के उनको भेज देते हैं कि जाओ बच्चों पढ़ो, वो पढ़ेंगे कुछ नहीं, उन बुक्स का कुछ नहीं करेंगे, चाहे उनके स्कूल में जाके बुक्स यूज़ भी नहीं होंगी। तो ऐसा नहीं करना है, हमने हैवी वेट उनको दे देना। आजकल ये चीज़ सॉल्विंग, जिस पीरियड की बुक है उसको शॉर्ट नोटिस पे उसके ढूंढिए, उसको आराम से जान दीजिए। अब कोई उसको ये नहीं बोलना है कि आप स्टार्टिंग से ये वेट उठाने लग जाओ, ये भी नहीं करना है उसके साथ। डोंट टेक बैलेंस, डोंट इनकरेज बेबीज टू वॉक अर्ली स्टेज, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, इसी पार्ट का वही हो गया जो हमने पीछे पढ़ा था। फ्लैट फुट, अब ये फ्लैट फुट मोस्ट कॉमन वो है जो आपको पता भी नहीं होगा, अभी आपको इसमें पता लगेगा। इनकेस आपको पता नहीं होगा तो आप ये चीज़ें आप देख के ना किसी को बोल भी सकते हैं कि आपका भैया ये चीज़ की डिफॉर्मिटीज़ है, आप इसको ठीक कर सकते हैं इस चीज़ के तौर पे, क्योंकि आप एज एन फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट होने के नाते आपका रिस्पॉन्सिबल बनता है, एक जागरूक नागरिक होने के तौर पे, कि आप लोगों को अवेयर करें इस चीज़ के बारे में कि ये सब भी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। और फ्लैट फुट में आपको बताऊँ डेफिनेशन तो आप लिख दोगे, जनरली न्यूबॉर्न बेबीज में बिकम पॉस्टुलर डिफॉर्मिटी स्टिल द कंटिन्यू ऑफ चाइल्ड। अब नॉर्मल अगर मैं बोलूँ तो पैर ऐसे होता है, नॉर्मल नॉर्मल पैर ऐसे होता है। मेरी डायग्राम अगर अच्छी नहीं बना हो तो कोई बात नहीं, इसमें कर्व होता है अगर हल्का सा देखा जाए तो। फ्लैट फुट क्या होता है, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल फुट हो गया। अब फ्लैट फुट में क्या रहेगा, उसका कोई यहाँ पे बिल्कुल सीधा ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे कोई कर्व नहीं होगा उसका, तो ये आ गया फ्लैट फुट, ये आ गया आपका फ्लैट फुट।
तो यहाँ पे कोई गैप नहीं होने की वजह से, और ये मतलब बहुत कॉमन होता है, इसमें आपको दौड़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपके कोई गैप नहीं है। अब एक प्रॉपर रनिंग में ना ये चीज़ यूज़ होती है, ये चीज़ का मेन यूज़ होता है, इससे आपकी पावर भी मिलती है। तो आपकी ये चीज़ अगर बिल्कुल सपाट होगी तो इसमें आपको यहाँ पे फील बहुत ज़्यादा पेन होगी, और ये आप प्रॉपर वे में रनिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो आगे हम देखें तो इसमें यही चीज़ होगी। देखो, कॉज बाई वीकनिंग मसल कैन नॉट बी बेयर बॉडी वेट, इंक्रीज ऑफ बॉडी वेट इन प्रॉपर शूज़। आप देखो, इन प्रॉपर शूज़ की वजह से भी ये होता है, जब हम टाइट शूज़ पहन लेते हैं या फिर कुछ ऐसे शूज़ पहन लेते हैं जो हमें फिट नहीं हो रहा हो, जैसे लड़कियों में हील्स पहनने का बहुत शौक होता है, वो हील तो पहन लेती हैं, बट उनको ये चीज़ पता नहीं होती कि हील से भी डिफॉर्मिटीज़ कहीं ना कहीं उनकी बॉडीज़ में आएगी। अब हील भी एक नॉर्मल वे में हम पहने तो ठीक है, अगर हम उसको एडवांस वे में पहन लें जो कि हमारे उसमें, तो उनकी पैरों की स्टेज बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है उस चीज़ में। तो प्रिकॉशन इसके यही है, शूज़ शुड बी प्रॉपर इन शेप, अवॉइड ये हैवी वेट नहीं होना चाहिए, डोंट वॉक बेयर फुट, नंगे पैर आपको ज़्यादातर नहीं चलना चाहिए कहीं ना कहीं, मतलब ऐसे एरिया में जहाँ पे आपको चुभे, जिसमें आप एक ही मसल को यूज़ करें, आप यही करते चलते रहें, वो हमने अवॉइड करना है। डोंट फोर्स बेबीज टू वॉक, ये भी पॉइंट आपने बार बार देखा होगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाई हील शूज़ शुड बी अवॉइडेड। देखिए, ये जो मैं बोल रहा था ये चीज़, हाई हील में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं गर्ल्स को, तो वो पहनने के लिए तो अच्छा दिखने के लिए तो पहन लेती हैं स्टार्टिंग में, जैसे फेयरवेल में पहन ली, या फिर जब पार्टीज होगी, एनुअल डे होगी, उस टाइम पहनने को तो पहन ली, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, उनके जो एक मसल यूज़ होगा वो मसल इस ये वाले आगे वेट प्रेशर जाएगा, ये वाला प्रेशर सारा उसके ऊपर जा रहा होगा, तो ये बेयर फुट कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करेगा फ्लैट फुट को, आपकी इस कर्व में वो इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, और आपकी अपर पोर्शन में भी आपको दिक्कत आ सकती है। एक ये नहीं है पैर में मसल, ये थाई मसल आ गया, ये पूरा लेग का मसल है, इसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ पूरी इस मसल को इफेक्ट करेगी, जो कि बहुत आपके लिए दिक्कत देने वाली होगी। ये आपने अवॉइड ही करना है ज़्यादा यूज़ करने से। अगर हम राउंड शोल्डर की बात करें, राउंड शोल्डर वही है जिनके मतलब आगे को आ जाते हैं शोल्डर, जो ऐसे रहते हैं, जो वो ये चीज़ें बहुत, ये इसकी डिफॉर्मिटीज यही है कि आप इस चीज़ को ठीक भी कर सकते हैं। इसमें आपको वॉल के साथ स्ट्रेचिंग, कहीं हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ की डिफॉर्मिटीज क्या है। तो दी शोल्डर बिकम द राउंड एंड समटाइम सीम्स टू बी बेंट फॉरवर्ड, तो यही है ये। अब इसकी मैं स्ट्रेचिंग की बात करूं, इसमें आप प्रॉपर एक वॉल के साथ अलाइन हो जाइए, इसमें पूरा अपने बैक को और उसको स्ट्रेच कर दिए, आग कर दीजिए। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको ना ये चीज़ मतलब, या फिर आप एक स्टिक ले सकते हैं, स्टिक को आप ऐसे करके पूरा करके आप राउंड कर सकते हैं, वो उसमें आपको हेल्प मिलेगी स्ट्रेटनिंग करने में इस चीज़ की ये पूरी। या तो आप यहाँ से एक पूरा ऐसे वाला टाइप का स्ट्रक्चर ले सकते हैं कुछ, उसमें आप ये चीज़ को पूरा वो करके आप या तो फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर पूरा ज़मीन अपॉन पोजिशन में ऐसे लेट के, इसमें लेट के आप इसको सीधा फ्लैट, जो आपके फेस डाउनवर्ड होगा उसमें आप अपर वर्ड के टाइप टर्न कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी आपको। तो इसमें हेरिडिटी, ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको जीन जीन में जो ट्रैवल करती हैं सारी, ये हो सकता है आपको हेरिडिटी से मिला हो, तो आपके इस क्योर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योर आपको अर्ली स्टेज में ही करना पड़ेगा। ये सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड बैंड पोजीशन, आपको कभी भी ऐसे नहीं चलना है, या फिर कभी भी कुछ आपने फ्रेंड देखा होगा चलते हुए, या फिर कोई लड़की चल रही है ऐसे करके, तो उसको बोलना है अपना पॉस्चर स्ट्रेट कर लो, आपका पॉस्चर गलत है जिसमें आपको आगे जाके बहुत दिक्कत आने वाली है। तो लैक एंड प्रॉपर एक्सरसाइज, वेयरिंग वेयरिंग वेरी टाइट क्लोथ। अब मैं अब बोलूँ, अगर आपकी बॉडी है और आप बहुत ज़्यादा टाइट टी शर्ट पहन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके ऐसे कर देगी बॉडी, जो कि आपको अच्छा नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, परफेक्ट साइज़ की टी शर्ट पहननी है, जैसे जिसका हिसाब से आपका साइज़ है उस हिसाब की आप वो टी शर्ट इतनी टाइट भी नहीं होनी चाहिए कि आपकी जो स्किन है उसके अंदर दब जाए और मसल वैसे फॉर्म होने लग जाए, वो स्ट्रक्चर आपका ऐसे फॉर्म होने लगे, तो वो चीज़ आपने अवॉइड ही करनी है उससे। तो करेक्टिव मेजर ऑफ पोस्चर, तो अगर मैं इसको, हम बाद में आते हैं वैसे तो, बट मैं आपको बताऊं, अगर करेक्टिव वे में देखिए, अब अभी जो हमारा जो एक एस टाइप में था, और एक बेंड टाइप में था, और एक आगे को इन्वर्ट था, तो अगर हम इनकी वाली बात करें, तो ये चीज़ मोस्ट ऑफ दी मतलब हमारे लोअर बैक पोर्शन से भी स्टार्ट होती है। सोने की आपकी स्लीपिंग पोजीशन इसमें इफेक्ट करती है, आपकी सीटिंग इसमें इफेक्ट करती है, आपकी सीटिंग इसमें इफेक्ट करती है, आपकी आपकी जो और एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं हम, जो इन प्रॉपर वे में हम करते हैं, बैठने की तरफ में हम, कभी खड़े होने की तरफ में हम ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं दीवार का सहारा, वो भी हम काफ़ी लंबे टाइम तक करें तो उसकी वजह से डिफॉर्मिटी हो सकती हैं। तो हम इस चीज़ में बाद में आएंगे, हम इस चीज़ में आगे जाके आएंगे, एंड में इसमें कवर करना सारा। और काइफोसिस, अब ये चीज़ें आगे हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। और काइफोसिस, लाई और बैक स्पाइन पोजिशन विद, मतलब सुपाइन होता है ये वाला, स्ट्रेट आपका फेस अपवर्ड होगा, तो वो हो गया। प्रोनेशन हो गया, नीचे की तरफ आपका फेस होगा।
तो ये चीज़ें इस चीज़ में आ जाती हैं। विद द नीज अप एंड फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, हैंड शुड बी ऑन द साइड, स्लोली मूव योर आर्म साइडवेज। ये आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं कैसे आप ठीक होगा सारा कुछ। देखिए इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने ना रैपिडली, जैसे मान लीजिए आपने एक हम आर्क भी बनाते हैं, सो के हम ऐसे टच करते हैं अपने टोज को, सारे को एक्सरसाइज वो आप कर सकते हैं। आप स्ट्रेच कर सकते हैं फ्रंटवर्ड, तब आपकी थोड़ी बैक में स्ट्रेचिंग होगी, आपकी बोन्स। ये आपने रेगुलर बेसिस पे करनी है, हर चीज़ में टाइम लगता है, ये चीज़ भी आपकी ठीक होगी। बट इसमें देखिए आपने 10 टाइम लिखा है एटलीस्ट, तो ये चीज़ आपने ठीक करनी है। ये जो मैं इस पोजीशन के बारे में बता रहा हूँ ये है, और ये वाली ये है। पोज इट नॉर्मल एंड ये मतलब ये आप बेसिकली आप बुक से पढ़ सकते हैं, या मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि कैसे कैसे वो इफेक्ट करेगी, ये चीज़ कैसे कैसे सुधारनी है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, एंड में बताऊंगा, बिल्कुल ब्रीफ एक्सरसाइज का एग्जांपल देखें। तो लॉर्डोसिस में भी यही है कि आपकी लाई डाउन इन अ पाम पोजीशन एंड विद हैंड्स एंड अंडर द एब्डोमेन, प्रेस योर हैंड, राइज योर लोअर बैक। तो यही है मतलब जो मैं आपको बोल रहा हूँ लॉर्डोसिस में आपको ये चीज़ आपको, आप इस साइड से सोएं, आपका फ्लैट पेट नीचे, आपके हाथ आपके पेट के नीचे होने चाहिए, आपको प्रेस करना है, आपकी लेग्स अपवर्ड पुश करनी है ताकि वो मसल लोअर बैक की जो स्पाइनल कॉर्ड की वर्टेब्रे हैं वो स्ट्रेच हो जाएं, वो आपके प्रॉपर वे में स्ट्रेचिंग हो। तो ये आपने करना कैसे है, या फिर आपके पास कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ का एक्सपर्ट है उसके पास आप जाके पूछ सकते हैं एक्सरसाइजेस कैसे हैं। आपने अकेले में ऐसा नहीं करना है कि पूरे बैंड हो जाना है और हड्डी तोड़ लेनी है अपनी, इसमें आपकी डिफॉर्मिटी और ज़्यादा हो जाएगी, फिर आप चल ही नहीं पाएंगे बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, अपने पीटी टीचर या फिर जो भी आपके उसमें जो यंगर स्टेज में है उनसे पूछ लेना है, या फिर आप अगर मान लीजिए स्टेम स्टेज में जिम जाते हैं या फिर आप गेम्स खेलते हैं, आप स्पोर्ट्स वाले सर को पूछ सकते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ों में, तो आपको प्रॉपर वे में इस चीज़ में गाइड करेंगे। अभी आगे हम अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे लॉर्डोसिस हम स्टार्ट करते हैं। लॉर्डोसिस में ये देखिए, ये अगर नॉर्मल स्टेज है, ये नॉर्मल है, ये है लॉर्डोसिस की। देखिए इसमें क्या रहा है कि आगे को है, तो ये पोर्शन अल्टीमेटली आपका आगे को रहेगा, या फिर हो सकता है देखिए लॉर्डोसिस दो चीज़ों में है, या आपका बैक ज़्यादा ही पीछे को रहेगा या फिर आपका फ्रंट ज़्यादा ही आगे को रहेगा। तो इसमें क्या रहता है, डिफॉर्मिटीज़ क्या आ जाती है कि आप चलते हुए, अब सोचिए आप अगर वो नट्टू काका के उसमें एक जो था एक साथ में, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, वो ऐसे करके चलता था कुछ, तो वही वो उसको प्रमोशन नहीं करता था, उसको ये चीज़ हो सकती है, उसको ये चीज़ में बीमारी हो कुछ। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए आपने एक्सरसाइज भी यही कर सकते हैं कि आप ऊपर वाले जो स्पाइन है उसको स्ट्रेच करके, नीचे वाले को स्ट्रेच करके, स्ट्रेचिंग आपने आपके बुक में दी होती है, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब की हेल्प, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब आप देखिए आजकल तो सब चीज़ अवेलेबल रहती है, बस पढ़ने वाले या मेहनत करने वाले बनी है, इसमें आपको हर चीज़ में हेल्प मिलती है, आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। आप मेरी तरह जैसे कोई लेक्चर दे रहा हो तो उसके साथ भी आप अलाइन करके चीज़ सीख सकते हैं। बस बेस्ट वे रहेगा आप डॉक्टर के पास जाइए, उससे प्रिस्क्रिप्शन लिए, उसको बताइए, वो आपको एक्सरसाइज परफॉर्म, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो आपको परफॉर्मेंस बताएंगे। बट आप अगर किसी में ऐसा चीज़ सिम्टम देख रहे हैं तो अर्ली स्टेज में उसको स्ट्रेचिंग करके आप होम में स्ट्रेचिंग करके ठीक कर सकते हो, नॉर्मल स्ट्रेचिंग में भी हो जाता है, वो आपको भी पता लग जाएगा। अगर मेरी चीज़ आ गई तो मैं आप ऊपरली चीज़ स्ट्रेच करके या नीचे वाली स्ट्रेच करके वो चीज़ ठीक कर लूँ। ये काइफोसिस है। अब काइफोसिस में आपको जैसे बताया था, इसकी डिफॉर्मिटी सीधी करने के लिए आप ऐसा वाला स्ट्रक्चर ले सकते हैं जिसमें राउंड ऐसे, और आप इस चीज़ को स्ट्रेच कर सकते हैं। आप प्रॉपर वे में आप किसी वॉल में जाइए और आपकी पूरी बैक को टच करने की कोशिश कीजिए उसमें और नेक के साथ, तो आपको देखेंगे कि आपको पेन स्टार्ट हो जाएगी, बट आपने अवॉइड करना हल्का हल्का, वो चीज़ पेन बेयर करके आपको सीधी करनी है। इसमें आप फॉर्मेलिटी, आप स्ट्रेट चल सकते हैं, स्ट्रेट आपने सोना है, पिलो का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है आपने, सिर में ज़्यादा जो बड़े हैवी पिलोज होते हैं उनके साथ अपने सोते टाइम या नेक को भी बेंड नहीं करना है ज़्यादातर, फ़ोन नीचे की तरफ देख के भी नहीं चलाना है, ऊपर आपने लेना है फ़ोन। ये कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं और लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारी ये चीज़ें। तो अगर हम आगे चलें स्कॉलरशिप देखें तो ये देखिए, अगर ये स्पाइन ऐसे बेंड है तो इसका मेन रीज़न हो सकता है हमने यहाँ पे पर्स कुछ ना कुछ डाल रखा है, या फिर हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ नीचे बियर किया हुआ है जो हम एक्सट्रीम लेवल पे ऐसे ही बैठने लगे। ये चीज़ यहाँ भी हो सकती है। अब ये चीज़ यहाँ को बेंड है, तो यहाँ को कुछ चीज़ उसने नीचे रख रखी है जिसकी वजह से वो बेंड पड़ने लगे। तो पर्स आपने हमेशा बैठते टाइम साइड बैक पॉकेट में डालना है। आपने पर्स के क्या करना है, आपने अवॉइड करना है, या तो आप पैसे फ्रंट या फिर ऐसा कुछ लीजिए जो आप फ्रंट पॉकेट में डाल सकें, जो आपकी डिफॉर्मिटीज़ का रीज़न ना बने। अब ये नॉकनी है, ये गर्ल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नॉकनी, ये वाला आ गया आपका, ऐसे फॉर्मेटिव बन जाएगी। ये क्या रहता है, ये आप अब सोचिए आप रनिंग कर रहे हैं तो ये आपका पार्ट आपस में रगड़ रहा है, तो आपको आप रनिंग प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन यही है, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप बैठ के, जैसे आप बैठ के आउटवर्ड की आपके जो घुटने हैं उसको आउटवर्ड की तरफ खोल के आप स्ट्रेच कर सकते हैं उसको, या फिर आप एक्सरसाइजेज चेक कर सकते हैं। आप बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं उसमें आप पता लग जाएगा आपको क्या क्या एक्सरसाइजेज होते हैं क्या क्या नहीं होती हैं।
ये देखिए बो लेग्स ये होती हैं जिसमें आउटर स्टेज में उसकी ये आ गई। अगर अगर मान लीजिए इस बच्चे का ये अर्ली स्टेज है, इसके ऊपर कोई वेट दिया जाए तो इसके वेट अभी लाते बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। ये नहीं करेंगे तो ये बाहर की तरफ जाने लग जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा हर चीज़ हम जिसके ऊपर वेट दें कभी कभी वो बाहर से चीज़ टूट जाती है। तो इसकी वेट भी इसने वेट ले लिया होगा कुछ, या फिर इसको अर्ली स्टेज में इसको खड़े करने के लिए बोला होगा, जो बॉडी वेट इसकी लेग्स बेयर नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम मसल तो इसकी कमज़ोरी थी और बोन भी इसकी कमज़ोरी थी, उस टाइम इतनी प्रॉपर वे में डेवलपमेंट नहीं हुई थी। अब ये चीज़ मैं बोल रहा था फ्लैट फुट में। अब ये नॉर्मल फुट में यहाँ पे कोई आर्क दिख रहा है आपको, देखिए ये प्रॉपर वे में ऐसे दिख रहा है, बट फ्लैट फुट में देखा होगा ये बिल्कुल सीधा है, ये कईयों में होता है। ये आप देखेंगे ये भी बहुत मेजर इशू है, क्योंकि इसमें इसमें ना आप रनिंग कर पाएंगे, रनिंग करते टाइम यहाँ आपको बहुत हाईली पेन होगी, यहाँ आपको पेन होगी, यहाँ ऊपर वाले एरिया में आपकी जो लेग्स वाले होंगे उसमें पेन होगी आपको। ये चीज़ हमने अवॉइड करने के लिए एक्सरसाइज होती है, हमने प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करना स्टार्ट करनी है। स्ट्रेचिंग है अलग अलग, ये आप योगाज या फिर इसकी हेल्प ले सकते हैं जिसमें प्रॉपर वे में पूरी बॉडी की स्ट्रेच होती है। तो स्कॉलरशिप लिए हमने पढ़ ही लिया ऑलवेज। नॉक नीचे और स्कॉलरशिप। हाँ देखिए ये नॉर्मल है। फोर स्कॉलरशिप लाई डाउन इन पोजिशन, हैंड इरेक्ट एंड फीट एंड पार्ट, हैंड इरेक्ट। ये तो आप में ये हमने पढ़ लिया स्कॉलरशिप का। अब हम आगे चलते हैं एक बार। नॉक नीज के लिए देखो, हॉर्स राइडिंग आप करने के लिए आप ठीक हो सकते हैं। आपकी इनवर्ट जो है हॉर्स राइडिंग में क्या रहता है, अब अगर आपके लेग के बीच में कुछ स्पेस है ऐसे करके बन रहा है, तो वो तो आपको हेल्प कर रहा है मसल स्ट्रेच या बोन स्ट्रेच करने में। की पिलो आप सोते टाइम अपने पिलो रख सकते हैं नॉक नीज में, जिनकी नॉक नीज ऐसे होती है अंदर की तरफ, उसमें आप यहाँ पे पिलो रख के सो सकते हैं, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, ये चीज़ मसल खुलेगी। अब वॉकिंग कैपिलरी, अब वॉकिंग आप बाहर को कर सकते हैं, कैपिलरी मतलब बाहर को वॉक करना है आपने। पद्मा आसन इसमें कर सकते हैं हम, ये भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगी। वो लेग के लिए आपने स्टैंडिंग इनवर्ट, आपने क्या करना है, आपकी लेग को ट्राई करना है आप इन्वर्ट करके खड़े हैं। इन्वर्ट का मतलब हो गया आपने जैसे भाव लेग बाहर को हो गई, तो आपने इसको इन करने की ट्राई करनी है, इस चीज़ को इन करने की ट्राई में आपको हेल्प ही मिलेगी कि आपको मतलब उस मसल को क्लोज करने में हेल्प मिल जाएगी, जो आपको वॉकिंग डिफरेंस नहीं होगा। अभी हो सकता है आप फुट के एज में आप वर्किंग करना स्टार्ट कर दें, मतलब इनसाइड एज में आप वर्क करना स्टार्ट कर दें, तो आपको इसमें बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी। तो ये योगास हैं सारे जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ अभी फ्लैट फुट का अगर हम हीलिंग ठीक करने की बात करें, जंपिंग रोप में, जंपिंग रोप आपके टो का यूज़ होगा और वो बेसिकली मतलब उसमें कर्व देगा, आपकी मसल ग्रोथ करेगा अच्छे से, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी। उसमें पूरी बॉडी जंपिंग ऑन योर टोज, ये इंपॉर्टेंट आ गया। आप जंपिंग आप टोज में ऐसे करके एक्सरसाइज कर सकते हैं चलने की, आप बार बार ऐसे करके, वो भी आपको हेल्प कर देगा इस चीज़ में। स्टैंडिंग अप एंड डाउन हिल, ये वही जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ऊपर नीचे कर सकते हैं आप अपने बॉडी को टो के ऊपर नीचे, ये वाली एक्सरसाइज जो आपने जिम में मोस्ट कॉमनली की होगी आपके मसल ग्रोथ को करने के लिए। वॉकिंग ऑन टोज, ये तो वही आ गया। हॉरिजॉन्टल बार, ठीक है। ये शोल्डर, मैं इसका एग्जैक्ट कॉमन एग्जांपल दूँ, ये जो ये हॉरिजॉन्टल बार है, इसमें आपने ऐसे बार लेना है, उसमें आपने अपने जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो करके आपने पूरा ऐसे टर्न लेना है सारा, ताकि आपके ये जो ये अंदर को इनवर्ट है ये बाहर को आए। आपने जिम में एक्सरसाइज भी देखी होगी, तो आपने एक जब हम शोल्डर या फिर कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपनी चेस्ट को बाहर रखते हैं और वो एक्सरसाइज करते हैं, तो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। आप सीधा कुछ डंडा लेके ऐसे करके आप ऊपर से नीचे तक स्ट्रेच कर सकते हैं, आपको वो भी हेल्प मिलेगी। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स, तो ये हमारा अगला टॉपिक आ गया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में। जैसे कि हमने अभी चाइल्डहुड वाला पढ़ा, हमारे चाइल्डहुड वाला डिफॉर्मिटीज, चाइल्डहुड वाला सारा चैप्टर का कंप्लीट लेसन्स ख़त्म हो गए हैं, टॉपिक्स ख़त्म हो गए हैं। अब हम चलेंगे वुमेन्स के टॉपिक पे कि वुमेन्स का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन कैसे बना, क्यों वो स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी, अब क्यों हम उनको पार्टिसिपेट करते हैं, करवाने देते हैं, या फिर हमारी सोसाइटी अब इंक्लूड कर रही है वुमेन स्पोर्ट्स भी गेम्स में, तो हम जानेंगे। तो हम स्टार्टिंग डेफिनेशन टॉपिक पढ़ते हैं इसका। फॉर वुमेन्स पार्टिसिपेशन ऑफ इन स्पोर्ट्स वी हैव टू लुक द एंशियंट पीरियड रिगार्डिंग पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट ओलंपिक इन 1896 एथन। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, देयर वाज नो वुमेन पार्टिसिपेशन। ये जो टाइम था, ये जो टूर्नामेंट था, इसमें कुछ नहीं होता था, इसमें ये नहीं थी, इसमें इस टाइम वो नहीं थी कोई हम जंपिंग जैक्स वाली एक्सरसाइज या फिर आप लॉन्ग जंप लगा रहे हैं, हाई जंप लगा रहे हैं। इसमें चलती थी स्वॉर्ड फाइटिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग इसमें चलती थी। तो इसमें खून खराबा बहुत होता था, जो अब को ओलंपिक से हटा दिया है, क्योंकि अभी ओलंपिक का मतलब है एकता। अब पहले चलता था ओलंपिक में कौन जीतने वाला है, अगर वो कंट्री को जैसे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वॉरियर होते थे, उनका एक ना एक का डेथ नसीब होती थी,
उसमें बहुत इफेक्ट करता था। वो शॉर्ट फाइटिंग हो गई, हॉर्स राइडिंग में ये रहता था कि वो पर्टिकुलर दो कंपटीशन होते थे, तो दोनों एक तरफ से भाले लेके चलते थे और वो दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते, जो पहले मर गया वो भाई, जो दूसरा वाला जो पहले मर गया वो हार गया, जो नहीं मरा वो जीत गया। तो ये था शॉर्ट फाइटिंग का रूल भी इसमें। तो इसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन लेना तब नहीं देखते थे क्योंकि वुमेन्स को सोचा जाता था पहले पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ज़्यादा उनको ये सोचा जाता था कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इनका फिजिकल एक्टिविटीज़ इतनी नहीं है, ये सिर्फ घर में आके खाना बनाएंगी और ये सब रहेगा। तो उस टाइम मेंटेलिटी, एनवायरनमेंट, ये सारा तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वुमेन पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन वुमेन इन 1900 ओलंपिक्स। 22 वुमेन उस टाइम पार्टिसिपेट की थी, ऐसा क्यों? और ये 22 वुमेन्स थी इस टाइम जो पार्ट ले रही थी, वो भी कोई अच्छे से पार्ट नहीं ले पाए थे। तो आपने डेट्स वगैरह क्या करना है, याद कर लेने, बाकी तो आपने समझना है, डेट्स वगैरह याद करनी ही पड़ती हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते आप। तो ये माइंड में रखना, जो मैं अब बोलता हूँ कि हाँ भाई टॉपिक से डेफिनेशन से पहले उसको समझ लो तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, बट डेट्स एंड नेम्स आप गलत नहीं लिख सकते, जो कि आपको बहुत हार्म करेगा। लास्ट में आपको मार्क्स कट ही मिल जाएंगे कि भैया इस टाइम तो ओलंपिक्स नहीं हुआ था, तुमने कैसे 1800 डाल दिया। 1900 में वुमेन ने जो पार्ट लिया था, जो 22 वुमेन थे, वो भी एकदम उनको साई फील करवाया गया था। क्यों? क्योंकि वुमेन्स को सोचा जाता था कि बहुत ज़्यादा वीक उनके स्ट्रक्चर है, उनको कपड़े क्या पहनाएंगे हम, जैसे अब पहले ज़माने में चलता था कि शॉर्ट्स पहन के लॉन्ग जंप लगा रहे हैं, तो लड़कियों को उस टाइम शॉर्ट्स पहन के लॉन्ग जंप नहीं लगाने, उसमें मेंटेलिटी कहीं ना कहीं या फिर एनवायरनमेंट फैक्टर आ जाता था। तो इन 1904 सिक्स वुमेन पार्टिसिपेटेड। तो इन अभी आगे जाके इसके बाद हुआ तो ये कम हो गया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फील करवा दिया था उनको। तो ये चीज़ से वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में इफेक्ट पड़ा, वो नहीं ले पाए पार्टिसिपेट। उस टाइम कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, वो आप हिस्ट्री अगर आप गूगल करेंगे तो आपको सारी हिस्ट्री वहाँ मिल जाएगी, जो कि आपके टॉपिक में इतना नहीं है, बट ऐसे ही है। आफ्टर 100 ईयर्स इन 2000 सिडनी, ये इतने वुमेन्स ने पार्टिसिपेट की लिया क्योंकि ये स्टेज अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। वुमेन्स को पार्ट, आपने एक एग्जांपल दूंगा, दंगल मूवी देखी होगी जिसमें वो जो गीता फुगाट थी, उनने क्या किया था, अकेले ने पार्टिसिपेट किया था, अकेले ने ये मिथ तोड़ा था हरियाणा का कि लड़कियां वहाँ की पार्टिसिपेट नहीं ले सकती। वो बहुत बड़ा उनके फादर का सपोर्ट था, जो कि पिछले टाइम पे नहीं होता था। वहाँ पे फैमिली ये सोचती थी लड़की है, शादी करेंगे, अपने हस्बैंड को देखेंगे जो वॉर से आएंगी या फिर जो खाना बनाएंगी, बस ये इतना काम है, हैवी काम नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये चीज़ उस टूट के, ये चीज़ से टूट के यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मेंटेलिटी और एनवायरनमेंट कहीं नहीं डिफर हो गया था। तो यहाँ पे इतनी वुमेन्स ने पार्टिसिपेट लिया था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। तो इन बेल्जियम 2008 ओलंपिक, इतनी वुमेन्स, ये नंबर इंक्रीज होके इतना हो गया था, इतनी ज़्यादा वुमेन। अब तो वुमेन्स का अलग से टूर्नामेंट होता है, अलग से गेम है, अलग से इंडिया की क्रिकेट टीम भी वुमेन्स है, बैडमिंटन टीम है, सारी टीम है। वो क्यों? क्योंकि हमने मेंटेलिटी अब छोड़ दी है वो। तो ये बहुत अच्छी बात है ये इन डेवलपमेंट में। तो आपने ये चीज़ें याद रखना है, ये नंबर की कब कब कौन सा पार्ट हुआ था, बाकी आपने समझने के लिए समझ ही लिया है। तो आपने ये नंबर्स एंड 2000 ईयर बेल्जियम, बीजिंग, ये सब भी याद रखने हैं। तो इन 2000 ये हमारी इंडिया की जो फर्स्ट वुमेन थी, मलेश्वरी। तो ये 2000 में इनने फर्स्ट मेडल लाया था, ब्रॉन्ज, वो भी सिडनी, वो भी टेनिस, आई गेस टेनिस में, या फिर वुमेन वाज द फर्स्ट वुमेन ब्रॉन्ज इन दी मेडल। तो इन्होंने जो ये था, इन्होंने इंडिया से भी पार्टिसिपेट लिया था और इन्होंने मेडल ला के दिखाया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगा कि वुमेन्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो भी विन कर सकते हैं। ये बहुत प्लस पॉइंट आ गया था उस टाइम पे कि लोगों को इनकरेज करने में। तो ठीक है। इन 1984 परफॉर्मेंस ऑफ पीटी ऊषा वाज वेरी गुड इन एथलेटिक्स। तो पीटी ऊषा जी भी जो थी हमारे, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म दिया। ये भी स्टार्टिंग के वो लेडीज़ हैं जिन्होंने प्रमोट किया था कि वुमेन्स को स्पोर्ट्स में पार्ट लेना चाहिए। मैरी कॉम भी उनमें से एक है बॉक्सिंग में, जो कि मेरी गेम है तो मैं उसकी बोलूँगा, उसमें मैंने मोटिव है। तो उन्होंने बहुत इंडिया को प्रमोट किया था, उन्होंने बहुत लड़कियों को प्रमोट किया था कि आप भी ये चीज़ गेम खेल सकते हैं और जीत भी सकते हैं, और बहुत गेम वो जीते थे। इन 2012 लंदन ओलंपिक, सानिया नेहवाल एंड एमसी मैरी कॉम बस गोल्ड। देखिए जो मैं नाम बता रहा था, ये जो चीज़ें, तो ये चीज़ें, ये वुमेन, स्टार्टिंग वुमेन से जिनने ये करेज तोड़ा था अपना कि भाई आप ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते पार्टिसिपेट। तो ये चीज़ हमने नोट डाउन की थी इस चीज़ में। आगे हम चलें, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स, रीज़न ऑफ लो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। तो मैं आपको बताऊं अब वो वुमेन्स क्यों नहीं, अब वो तो होगी हमने स्टार्टिंग अर्ली एज में कि क्यों वुमेन, कैसे वुमेन ने पार्ट लिया था और कैसे जीता था, कैसे स्टार्ट हुई थी एरा की वुमेन्स के ओलंपिक्स में आने या गेम्स में आने की। अब हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं आ पाए थे स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो वो रीज़न क्या था इंडिया में कि क्यों नहीं आ पाए थे, या वर्ल्ड में क्यों नहीं आ पाए थे। रीज़न फॉर द लो रेट ऑफ
स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो हम ये डिस्कस करेंगे अब आपको कि जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल एटीट्यूड। तो जेंडर इक्वालिटी तो आपको पता लगी, तो वहाँ पे जो पुराने के मेल थे वो सोचते थे कि भाई फीमेल है, ये क्या लड़ेगी हमसे, या फिर ये क्या कम्पीट करेगी, ये तो 2 मिनट में हार जाएगी। तो जेंडर इक्वालिटी वो ऐसा सोचते थे। सोशल एटीट्यूड मतलब भाई वो लड़की है, वो सिर्फ घर का काम कर सकती है, वो कमज़ोर है, वो ये टाइप के एटीट्यूड थे पहले में, जो कि इफेक्ट करते थे बहुत ज़्यादा। नो पेरेंटल इंकरेजमेंट, पेरेंट्स भी ऐसा ही बोलते थे पहले कि आप बच्चे आप नहीं ये चीज़ कर सकते, आप अभी वीक हो, आपको बहुत आगे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर संभालने की, बट ऐसा नहीं था। वो उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत गलत थी, जो कि हमारी ये ट्रेडिशनल सोसाइटी, मतलब ये था कि लड़की है, काम करेगी, आगे शादी होगी, बस इन्हें घर संभालना है। ये इनका मेन एटीट्यूड था एनवायरनमेंट का, जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता था इस चीज़ में कि वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे स्पोर्ट्स में। लेस मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, अगर कोई लड़की उस टाइम पे कोई गेम भी खेलने लग जाती थी, तो उसको यही बोल के बोला जाता था ये तो 2 मिनट में हार जाएगी, या फिर तू तो बहुत वीक है, तू पार्टिसिपेट क्यों कर रही है इस चीज़ में। ये चीज़ें उस टाइम पे बहुत इफेक्ट करती थी हमारे एनवायरनमेंट में। ये चीज़ें अब गलत हैं, अब नहीं होती। वुमेन्स कंसंट्रेशन, ये मतलब आप देखेंगे ना कि मतलब जो पॉइंट्स होते हैं कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं उस सोसाइटी में, जो आपके पॉइंट होते हैं कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं उस एनवायरमेंटल और मतलब इमोशनल फैक्टर में, जो उस टाइम पे चले आ रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते थे उस टाइम। तो हम आगे चलेंगे इसमें। लैक ऑफ प्लान एंड इनिशिएट फॉर द स्पोर्ट्स वुमेन इन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था। तो पहले क्या रहता था, गवर्नमेंट क्या करता था, मेल टीम अगर कहीं जा रही है ओलंपिक्स में या फिर कहीं भी जा रही है, तो उसको फुल ऑन बजट या सपोर्ट करते थे, और लोग भी उनको सपोर्ट करते थे। बट फीमेल्स का क्या रहता था, फीमेल जाती थी तो वो बोलते थे कि इसको क्यों हमने इतना बजट देना है, या फिर क्यों वो हार के ही आएंगे। तो उनको ये अब चीज़ें पता लगने लगी हैं कि ये चीज़ गलत है, तो अब उनका सपोर्ट भी चला है। तो मेल डोमिनेंट कल्चर, तो इसमें ये था कि मतलब मेल ऐसा बोलते थे कि भाई हाँ, इनको क्यों भेज रहे हो, हम जाएंगे, हम जीतेंगे, हम वॉर में जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था। बारबेरियंस में भी कोई ना कोई फीमेल वॉरियर ऐसा थी जो बहुत अच्छे लड़ती थी। तो वो चीज़ में हम देखा जाए तो वो चीज़ मतलब पुराने मिथ के हिसाब से अब पुराने मिथ से देखा जाए तो हम गलत ही चले, सोसाइटी हमारी बहुत गलत थिंकिंग रखती है। तो अगर देखा जाए तो उस टाइम ये बहुत इफेक्टिंग करते थे। लेस एबिलिटी ऑफ वुमेन कोचेस, अब ये मतलब हो गया कि अब लड़की है, मेल कोच होंगे तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगी कहीं ना कहीं। ये मेल कोचेस है, मेरे को क्या बताएंगे। अब कहीं पे कुछ अलग फैक्टर की वजह से ये प्रॉब्लम आती थी, कहीं पे कुछ अलग फैक्टर की वजह से आती थी। तो सबसे बड़ा कोचेस की वजह से भी होता था। अब फीमेल कोचेस भी हमारे पास बहुत हैं, जो कि बेटर वे में फीमेल को समझती हैं, गाइड करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ मिथ है। अच्छा कोच हमेशा स्टूडेंट को स्टूडेंट ही सोचता है, और वो स्टूडेंट की वे के ही चलता है। नो डिपेंडेंट गेम इन फैसिलिटीज़ फॉर वुमेन, देखिए अभी ये चीज़ में अब चला जाए पुराने टाइम में ये भी चलता था कि फीमेल्स के सेपरेट बाथरूम्स या फिर उनकी एबिलिटी के हिसाब से कुछ चीज़ नहीं होती थी, तो वो भी इफेक्ट करती थी कहीं ना कहीं फीमेल को डोमिनेट करने के लिए कि मैं इसमें पार्टिसिपेट ना करूँ। तो ये भी अब ख़त्म हो चुकी है चीज़। मोर एम्फेसिस ऑफ स्टडी, तो उनको ये भी बोला जाता था कि आप पढ़ो, आपको पढ़ के आगे ये भी करना है। वो कहीं कहीं ना कहीं तो उनको ये भी बोला जाता था कि पढ़ो मत, कहीं ना कहीं तो ये भी सोसाइटी थी कि बच्चे को पढ़ाना भी नहीं है। बट वहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी आ जाता है कि आप तो लड़की हो, आप तो पढ़ोगे, तो आप पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, उसके बाद आप शादी करो। ये भी चीज़ में इफेक्ट है, जो कि आप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेस कंपटीशन, तो आप देखा जाएगा लेस कंपटीशन में उस टाइम पे अगर एक लड़की आ रही है कि मैं इस पर्टिकुलर गेम में पार्ट ले रही हूँ, उसके साथ में कंपटीशन कोई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की और लड़कियाँ आ ही नहीं रही होगी। तो 2 लड़कियों में कंपटीशन होगा, तो लेस कंपटीशन में गवर्नमेंट भी सोचती है 2 कंपटीशन में क्या हम अपना बजट खराब करें। तो वो चीज़ें भी अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब भी कब का कंपटीशन 100% भी होता है कभी कभी। अभी एक मेडल जीतने के लिए भी कम से कम 7 से 10 फाइटें लड़नी ही पड़ती हैं। तो ये प्रॉपर बॉयज़ वे में ही चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे इंडिया में। तो ये आ गया हमारे इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में हम बहुत पीछे थे उस टाइम पे, अब हमारा ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर में हम जब चलें तो इकोनॉमिक फैक्टर में हमारे डोमिनेंस बहुत ज़्यादा आ जाता था कि हमें लेस मोटिवेट करते थे, मोटिवेशन की कमी होती थी हमें। तो ये हम लड़कियों को बोल सकते हैं उस टाइम में रिलेट करके। सोशल कस्टम एंड राइट्स, उस टाइम पे उनको राइट्स भी नहीं पता थी, तो वो अपने लिए लड़ भी नहीं पाते थे, क्योंकि उनको बताया नहीं गया था ऐसा कि हम इसलिए भी फाइट कर सकते हैं, इसलिए पर्टिकुलर रीज़न के लिए। लो हेल्थ कॉन्शियसनेस, तो हेल्थ के लिए भी उस टाइम उनको नहीं देखा जाता था कि उनकी हेल्थ कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया था। स्ट्रेस ऑन एकेडमिक्स, उनको बोला जाता था कि स्टडी ही तुम्हारा मेन है, स्टडी करके तुम बढ़ोगे। जो गेम्स में जाते थे उनको, ना कि उनको कि जो मतलब ऐसे कहीं 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 के स्टेट में पहले ऐसा भी चलता था
कि आप स्टडी भी नहीं कर सकते हो। अब वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म है सोसाइटी में। तो ये गर्ल्स की बातें हो रही हैं पहले की। अब तो आप देखोगे, आप बराबर बराबर स्ट्रेंथ में गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये जेंडर इक्वालिटी होनी ही चाहिए वैसे, बट गलत वे में नहीं। गलत वे में आजकल जैसे आपने देखा होगा मिसयूज़ भी बहुत अगर करते हैं किस चीज़ का, तो वो भी गलत एक वे में गलत ही है। तो मीडिया कवरेज भी उस टाइम पे क्या रहता था कि बॉयज़ को ज़्यादा मिलती थी। क्यों? क्योंकि बॉयज़ की टीम अगर क्रिकेट जीत के आ रही है तो भैया वो चीज़ें बहुत अच्छी प्रेजेंट कर दी इंडिया को। बट गर्ल्स भी तो सेम ही है, गर्ल्स भी तो सेम इंडिया को प्रेजेंट कर रही हैं, उनका मेडल भी तो सेम है। वो भी किसी टीम को हरा के आ रही हैं, वो भी किसी मेहनत की होगी। तो ये चीज़ें मीडिया भी इस टाइम ऐसी थी कि मीडिया भी ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाती थी गर्ल्स को पार्टिसिपेशन के लिए, लैक ऑफ इंसेंटिव एंड करियर। तो इसमें गर्ल्स के लिए करियर भी नहीं था, जो कि देखा जाए तो अगर वो पार्टिसिपेट कर रही हैं तो उसमें करियर नहीं है तो उसमें कोई आगे फर्दर फ्यूचर नहीं होगा। तो हम आगे चलें इसमें। सोशल कंसिडरेशन, अब स्पेशल कंसिडरेशन में आ जाते हैं हमारे मैनाज इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ऑफ द यंगर गर्ल्स। तो हम अब ये जो मेंस्ट्रुएशन है, अब ये हम इस चीज़ में आ जाएं तो ये हम स्पेशल डिफरेंस क्यों करते हैं इस चीज़ को? अगर वो फीमेल बॉडी, अब ये मेंस्ट्रुएशन कुछ नहीं है, ये हर वीक हर मंथ में आने वाली एक टाइम है जब एग्स रिलीज करती हैं फीमेल बॉडी, जो कि रेडी होती हैं प्रेगनेंसी के लिए। और वो स्टार्ट होता है अर्ली एज में 9 to 16 में ही। कहीं को अर्ली भी होता है, कहीं को बाद में भी होता है। तो ये कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है कि ये चीज़ कोई डिफेक्ट है या फिर लड़कों के लिए ऐसा टॉपिक है, हो ये क्या बोल दिया, या फिर ऐसा टॉपिक नहीं है। ये एक साइंटिफिकली मतलब एक अडेप्ट करने वाली चीज़ है कि हम अलग अलग बॉडीज़ में हैं, अलग अलग हमारा फंक्शन है दुनिया में, तो अलग अलग चीज़ में हम चलते हैं। तो ये चीज़ ऑब्वियस ही बात है, अगर फीमेल बॉडी है तो एग रिलीज करेगी, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी आएगी। जो कि ब्लड रिलीज करते हैं, एग रिलीज होता है कि ओवरी से जो ब्लड रिलीज होता है, ये मोस्ट कॉमन आप देखेंगे आजकल बायोलॉजीज में भी। पहले तो ऐसा कुछ बताया भी नहीं जाता था, आजकल बहुत ज़्यादा नॉलेज है जो आपको मोटिवेट करते हैं। तो इसमें ये बात नहीं है कि लड़कियों में चीज़ क्यों होती है, हाँ ये क्या हो गया, ये कुछ भी नहीं है। ये नॉर्मल बॉडीज़ हैं अगर अब बने हुई हैं। अगर मेल बॉडी में भी ओवरीज होती या फिर एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होता तो वो भी ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटली डिफरेंट है। ये मेंटेलिटी के ऊपर है हमारी कि ये चीज़, ये टॉपिक जो है अवॉइड करना चाहिए। ये टॉपिक हर मेल को समझना चाहिए कि ताकि किसी फीमेल में स्टार्टिंग में ये हो, अपने बच्चों को हमें गाइड करना चाहिए इस चीज़ में कि ये दिस इज़ अ गुड थिंग एंड दिस इज गुड साइन ऑफ बॉडी दैट योर बॉडी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग। तो ये चीज़ें होगी। तो ये अर्ली स्टेज में गर्ल्स में स्टार्ट होता है 9 to 16 एज में। तो हम क्या करते हैं, जब हम फिजिकल एजुकेशन ट्यूटर होने के नाते हमारे लिए चीज़ें, ये कोई गलत चीज़ नहीं होगी, हमें एजुकेट करने में अच्छा लगता है। आप भी कभी आगे जाके जो फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं वो आगे जाके ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन बांटेंगे आगे। तो ये बहुत हेल्थी इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। और फीमेल को होनी चाहिए, आपको फीमेल को स्टूडेंट को गाइड करना चाहिए ये चीज़ कि ये चीज़ें नॉर्मल है, ये चीज़ें एज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड दिस इज़ नॉट ए कोई गलत चीज़ है जो कि आपको। अब इसमें डिफॉर्मिटीज़ भी बहुत, अब जो चीज़ बनी है किस चीज़ के लिए, अब इसमें गलत चीज़ें भी होंगी, डिसऑर्डर्स भी होंगे, तो हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इसमें। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शंस, तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन इज अ डिसऑर्डर और इलरेगुलरिटी मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन वुमेन। इट इज कैन आल्सो डिफाइन एज एबनॉर्मल ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये डिसफंक्शन उसको बोल देंगे जो जैसे अभी कईयों को जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो लेट स्टार्ट होता है, कईयों को अर्ली हो जाता है। ये अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से आते हैं, तो वही होता है डिसफंक्शन इस चीज़ में। तो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये factor and related problems, absence of menstruation period. So this is a problem may be due to eating disorder, excessive exercise, scheduled एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड मेडिकेशन। देखिए, अब ये डिसऑर्डर मतलब है हम कुछ अनहेल्दी खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट पड़ेगी, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी हार्मोन को ग्रोथ से रोकेगा और वो चीज़ इस चीज़ को भी रोकेगी, तो ये भी डिसेबिलिटी होती है। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज शेड्यूल है हमारी, एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो कि मतलब मान लीजिए अब हमें पता है कि अब वो बॉडी स्ट्रेंथ नहीं करती, वो हार्मोनिक रिलीज करेगी जिसकी वजह से वो चीज़, मतलब अगर आप मान लीजिए अब एक वेट लिफ्टिंग वाली गर्ल है, वो अगर वेट लिफ्टिंग में कर रही है तो उसमें ये डिफेंड हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ जो एक्सरसाइज कर रही है परफॉर्म, वो बूस्ट करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल को, और जो मतलब इस लेवल में होता है तो उसमें लेवल में कहीं ना कहीं डिफेक्ट डालेगा इस चीज़ में। ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं स्पोर्ट्स का। तो अगर स्ट्रेस है तब भी ये डिफॉर्मिटी आ जाती है, डिसफंक्शन आ जाता है। मेडिकेशन, अगर आप किसी दवाई में हैं, आप कोई दवाई लेते हैं, कोई चीज़ होती है वो गर्म होती है ज़्यादा ही, तो उसमें गर्मी की वजह से भी वो चीज़ शरीर के अंदर जब अपनी जो चीज़ झेलने के लिए बनाई हुई वो चीज़ से अलावा कोई आ जाएगा, तो वहाँ पे फोकस ज़्यादा करता है उस चीज़ को ठीक करने में, तो उसमें वो चीज़ अवॉइड कर देता है, लेट कर देता है, वो स्टार्ट बाद में करता है। तो इसमें कोई वो वर्क
तो अब मेडिकेशन में बर्थ कंट्रोल की पिल्स भी आ जाती हैं जो कि मतलब बहुत डिफेक्टिव होती हैं, जो कि प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, many girls have symptoms such as acne, back arches, sore breast, head and constipation, depression, instability and feeling anxious. तो अभी मैं बात करूँ इस चीज़ की, एक्ने, ये जो दाग वगैरह होते हैं, बैक एज, पीठ में दर्द होती है, सॉर ब्रेथ जो चेस्ट वाले एरिया में उसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाएगी, ये कॉमन इरेक्टिविटी होती हैं इन चीज़ की जब हम इस फंक्शंस में आते हैं, मतलब इस चीज़ के बारे में जब हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में पता करते हैं। तो इसमें ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ बहुत मतलब एक बोला जाए तो ये बहुत ऐसी है, एक मेल को इस चीज़ में सपोर्ट ये करना चाहिए कि पता होना चाहिए। इसमें मूड स्विंग्स भी होते हैं, लड़कियों में अलग अलग चेंजेस आते हैं जो ये हमारी डेवलप, अब लड़कों में एडोलसेंस पीरियड आता है, उसमें बियर्ड ग्रो करते हैं, उसकी मसल थोड़ी बॉर्ड होने लग जाती हैं, वैसे फीमेल्स में भी यही पार्ट डेवलपमेंट होते हैं। तो ये चीज़ें कोई अलग नहीं हो गया, वो सेम ह्यूमन है हमारी तरह, कोई हम अलग उनसे अलग नहीं चल रहे हैं कि वो अलग हैं, कि वो अलग बॉडीज़ में हैं तो हम अलग हैं, तो उसके बारे में सोच, ये नॉर्मल है। हमारी मेंटेलिटी को हमें ठीक करना पड़ता है, जिसके बारे में हमें चीज़ समझनी पड़ती है। तो डिप्रेशन इसमें बहुत इन डिप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल में डिप्रेशन ज़्यादा आता है क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा सोचती हैं, रिलेट करती हैं। अगर उनको हम अभी देखा जाए तो कई वुमेन उस टाइम पे मूड स्विंग ऐसा होता है, अगर हम उस टाइम ज़्यादा चिल्ला दें, देखना वो डोमिनेट होकर रोने भी लग जाती हैं, ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं उस चीज़ से, तो उस टाइम पे ये मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये पिछले टाइम का, ये ओलंपिक्स की बात हो रही है, तो ये चीज़ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती थी इस चीज़ में। तो इस चीज़ के कारण भी उनको बहुत डोमिनेट किया जाता था कि भैया आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आप वो चीज़ नहीं कर सकते। तो हम आगे चलें। तो दिस सिम्टम में बी कॉज द फीमेल बॉडी बिफोर द मेंस्ट्रुएशन, एबनॉर्मल क्रैम्प्स। Abnormal cramps, these cramps are caused by the chemical in the body that makes the muscle and uterus contract. तो मसल क्रैम्प जो होता है, जैसे मान लीजिए अब मसल क्रैम्प लड़कों में बोलूँ, जो हमने एक्सरसाइज की और वो प्रॉपर वे में मसल टूट गई, या फिर हमने प्रॉपर वे में एक्सरसाइज नहीं की, तो वो मसल क्रैम्प आ जाएगा। वो मसल एकदम टुकड़ जाएगी, वो मसल अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो चीज़ मतलब टूट गई होगी तो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, मसल है स्ट्रेच में होती है तो टूट जाएगी, वो टूट जाएगी। अब ये चीज़ अब नॉर्मल क्रैम्प में, मेंस्ट्रुएशन में हम तब रिलेट कर देंगे क्योंकि उस टाइम जो होता है, केमिकल जो रिलीज़ करती है बॉडी वो ठीक करने के लिए, या फिर जो भी है वो रिलीज़ होते हैं सेल जब वो, तो वो चीज़ें, ये चीज़ मसल एंड यूट्रस को श्रिंक कर देती है, जिसकी वजह से वो चीज़ पेन फील होती है, उनको क्रैम्प फील होता है। तो ये ठीक भी हो सकता है ड्यू टू, मतलब आप हॉट ट्रीटमेंट लीजिए, हॉट वो जो हम बैग से बोलते हैं, हॉट बैग्स आते हैं वो ले सकते हैं आप। हैवी एंड प्रोलॉन्ग पीरियड, तो ये इट इज़ कॉमन फॉर गर्ल्स मेंस्ट्रुएशन पीरियड फॉर हैवियर ऑन सम डेज देन अदर्स। तो ये चीज़ें मतलब जैसे मान लीजिए अब कुछ चीज़ नॉर्मल है, वो अब नॉर्मल होके ज़्यादा भी आ जाती हैं, ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये चीज़ें वही होता है, इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे आपने प्रॉपर कोई मेडिकेशन ली है जो इस चीज़ में हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ कर देता है, वो चीज़ ज़्यादा हार्मोन के रिलीज़ की वजह से वो हो जाती है। रेगुलर मेंस्ट्रुएशन पीरियड, द रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ द फीमेल इज़ 28 डेज, हाउएवर द रेगुलर 25 टू 21 टू 35 डेज। तो ये होता है कि 5 मंथ में अगर आप लेके चले ऐसा करके, तो इतने वो एबनॉर्मल ज़्यादा दिन के लिए, इतने दिन के लिए हो जाता है। इरेगुलर में क्या रहता है, अगर आप किसी मेडिकेशन के थ्रू चल रहे हैं तो वो लेट भी होगा या ज़्यादा स्टार्ट भी होगा, तो ये भी एक फैक्टर इफेक्टिंग करता है इस चीज़ में। डिले इन फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ये भी इसी का ही पार्ट का फैक्ट है। तो हम आगे चलेंगे इसमें। अभी ये चीज़ें अगर मैं बोलूँ, अगर ये चीज़ें हम क्यों लेके चल रहे हैं या फिर क्यों ये है, क्योंकि हमें क्या करना है अपनी मेंटेलिटी। अब लड़के ये सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक क्यों, हमारे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बट आपको समझना पड़ता है, ये हर बायोलॉजिकल फैक्ट है कि हमें समझना पड़ता है। अब आप इसको चीज़ को समझेंगे नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा माइंड में कि क्या चीज़ होता है। अब इसके लिए डोमिनेट किसी को आप कुछ बोल भी सकते हैं इसके लिए, बट आप वो चीज़ कहीं ना कहीं उसके मेंटेलिटी इफेक्ट करेगी। इस बच्चे को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगी तो आपको रिस्पेक्ट उस वे में आएगी कि ये इतने पेन, इतना इस बॉडी में ये केमिकल चीज़ होती है, तब ये चीज़ होती है रिलेट। ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस मामले में। तो मैंने द फर्स्ट साइकिल ऑफ पीरियड इन सेंट्रली प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन, पेनफुल इरेगुलर साइकिल ऑफ द, ये चीज़ हम वही है डिस्कस फैमिली ट्रेड सिंड्रोम, ईटिंग डिसऑर्डर और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोन डेंसिटी वीकनेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये मैं आपको एग्जांपल दूं, और आपको दिख रहा होगा बोन में इतने इतने करके, ऐसे करके छोटे छोटे एक होल होते हैं। तो इसकी अगर इसकी कमी हो जाए तो इसमें क्या रहता है, वो होल बड़े बड़े, बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है, इसमें बड़े बड़े होल्स होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से ये इफेक्ट हो जाएगा।
तो ईटिंग डिसऑर्डर इफेक्ट इन बॉडी, तो इन चीज़ों से इसमें इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है बॉडीज़ में, कभी ब्लड लॉस भी हो जाता है, कभी मतलब ये चीज़ें वही है कि मतलब इसके लिए ट्रीटमेंट प्रॉपर मेडिकेशन भी बनी हुई है। आप अगर ऐसा कुछ है तो आप प्रॉपर वे में डॉक्टर को बता के एक प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर लेके आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तो हम हाँ, तो ये वही बता रहा था, स्केलेटन डिसऑर्डर विच रिड्यूस द बोन मास में बी कॉज फ्रैक्चर। तो अगर मान लीजिए आपकी बोन एक ये नॉर्मल बोन है हेल्थी, और इसमें मतलब वो बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल अच्छे से डेंसिटेड है, ये नॉर्मल है, और इसमें मैं चाहे जितना प्रेशर दूं ये झेल लेगी, अगर जितना प्रेशर झेलने के लिए बनी है ये झेल लेगी नॉर्मली। बट वहीं पे इस डिजीज़ से कोई इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उसके होल्स बड़े बड़े बोन में डेंसिटी कम होगी, और वो कहीं ना कहीं से क्रैक भी आना, अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर दूंगा ये यहाँ से क्रैक हो जाएगी, यहाँ से क्रैक हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा इसमें, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है। तो कॉज इनसफिशेंट कैल्शियम इन द डाइट, ये भी बहुत एम्फोरिया ये बीमारी का नाम है, ईटिंग डिसऑर्डर, बैड ईटिंग हैबिट्स, लो बोन मास, तो यही हो गया इसका मतलब। तो आगे चलते हैं, और ये रेफर टू द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये भी वही पार्ट आ गया पिछला जो हमने अभी पढ़ा है। तो इसमें भी यही है, प्रीवियस जो मतलब हमारे हार्मोनल चेंज हैं वो सारे डिक्रीज होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस, ये भी सेम चीज़ ही होगी उस टॉपिक की तरह ही। अभी ये कंडीशन हम बात करेंगे, एनीमिया, तो रिजल्टिंग फ्रॉम द इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, तो इसको हम प्रॉपर वे में इंग्लिश में बोल देते हैं लैक ऑफ ब्लड, लैक ऑफ ब्लड इसको हम प्रॉपर वे में बोलेंगे। तो इसमें क्या रहता है, ये गर्ल्स में कॉमनली प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि इसमें लैक ऑफ ब्लड होता है, इसमें उनका जब बोन डेंसिटी कम होगी, सारा न्यूट्रिशन कम होगा खाने में, तो उनके खून की कमी हो जाएगी और उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, जो कि वो बेयर नहीं कर पाती, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा पेन बेयर करना पड़ता है। तो ये वाला डिसऑर्डर हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में भी डिस्कस किया था, ये स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। तो फीमेल्स एथलीट ओनली थिंक्स अबाउट फूड एंड डाइटिंग, इसमें ओवरवेट होने का डर होता है, इसमें स्लीपिंग की ज़्यादा हम डिमांड करते हैं, ताकि हम सोचते हैं हमारे शरीर से, हम हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, हम ये खाएंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, तो इसमें ये कॉन्शियस होता है। तो ये समझ लीजिए क्या होता है टर्म, उसके बाद हम डेफिनेशन नोट करेंगे। इन दिस ईटिंग डिसऑर्डर द फीमेल एथलीट ओनली थिंक अबाउट द फूड डाइटिंग एंड बॉडी वेट ऑल द टाइम। तो यही बात आ गई, डाइटिंग और बॉडी वेट के बारे में हर टाइम सोचते रहेंगे, वो हेल्थ कॉन्शियस होंगी बहुत ज़्यादा, ये मॉडल्स लोग ज़्यादा शिकार बनती हैं इस चीज़ का। दे हैव डिसऑर्डेड बॉडी स्ट्रक्चर, अदर इंडिविजुअल यूजुअली फील दैम दैट दे आर बिकमिंग थिन, बट दे आर डू नॉट बिलीव दिस। इसमें क्या रहता है, आप ऐसा खुद को सोचने लग जाओगे कि मैं बहुत ज़्यादा पतले होना स्टार्ट हो जाऊंगी, और ये होने से अगर मैं मोटी हो जाऊंगी तो मैं पता नहीं किस बीमारी से, वो ये एक टाइप में साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा एक बीमारी टाइप में है। तो ये किसी को हो तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, ये बोल के कि आप अगर ऐसा चलेंगे तो आप अपने आप को खुद को नुकसान कर रहे हैं, आपकी बॉडीज़ जो हैं इसमें सपोर्ट नहीं करेंगी। तो अगर हम अगले का देखें, बुलिमिया नर्वोसा का, तो इट इन दिस डिसऑर्डर द फीमेल, इसमें वैसे बेसिकली ये होता है कि मतलब जो फीमेल वो होती हैं, या फिर जो भी डिसऑर्डर से जा रहा होता है इससे, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम खाएंगे और वॉमिटिंग कर देंगे, तो ये भी एक टाइप में डिसऑर्डर होता है। आप सोचिए, इन दिस डिसऑर्डर फीमेल ईट excessive amount of food and then vomit in the order not to gain weight. In this order, an individual begins on food and feel the loss of कंट्रोल, देन दे प्रिवेंट ईटिंग एंड वॉमिट। देखिए इसमें क्या रहता है कि वो ऐसा सोचते हैं कि मतलब खाना वो खाए जाते हैं, उनका डिसऑर्डर होता है कि खाना खा लूँगा बहुत ज़्यादा, और मैं अगर वॉमिटिंग करके उसको निकाल दूँ तो मैं वो मतलब पतले हो जाएंगे, तो ये भी एक डिसऑर्डर होता है टाइप में, और ये बहुत मेंटली साइकोलॉजिकली बहुत मतलब प्रेशराइज कर सकता है। इसमें एक पर्सन पर्टिकुलर स्ट्रेस में भी जा सकता है, ये बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अगर आपके पर्टिकुलर सराउंडिंग में ऐसा कोई पर्सन हो, या फिर आप आगे जाके ऐसा कोई पर्सन देखते हैं, तो आप उसको समझा सकते हैं कि अगर आप ऐसे में चल रहे हो तो ये आपके कहीं ना कहीं लॉस करेगा, तो आप इससे उस चीज़ को सुधारिए। अगर हम आगे चलें तो फिजिकल एसेट वुमेन एथलीट्स मोर गोल ओरिएंटेड, साइकोलॉजिकल एसेट, तो हम अगर साइकोलॉजिकल एथलीट के बारे में बात करें वुमेन को, तो वो मोर गोल ओरिएंटेड होते हैं, कि वो फोकस होते हैं कि मतलब ये वही लिख रखा है मैंने, जो मतलब मैं इंडिया के बारे में जो फर्स्ट फीमेल थी और जो फर्स्ट जो ओलंपिक में गोल्ड लाई थी टेनिस में, वो ये वाली फीमेल थी। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो मोर गोल ओरिएंटेड, तो वो मतलब फीमेल्स एक बहुत बोला जाए ना, आप अगर देखेंगे फीमेल्स को कभी कंपटीशन में पार्ट करते हो, या वो मोर फोकस्ड रहती हैं, कभी कभी वो चीज़ें मतलब समझती हैं, रिलेट करती हैं कि हाँ
कि क्योंकि उनका पुराना डोमिनेट, उनका नेचर एक एक्सटिंक्ट नेचर बन चुका है कि वो फोकस्ड रहेंगी अपने काम में, कि उनको यही चीज़ सिखाई जाती है और यही चीज़ ने उनको फ़ायदा उठाया, वो मोल ओरिएंटेड होते हैं। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्गर, तो वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रॉन्गर, सॉरी, लेस एग्रेसिव। ये मतलब ये वाला पॉइंट मतलब दोनों में ब्रीफ यही हो गया कि वो मतलब एक साइकोलॉजिकल वे में अगर माइंड स्ट्रांग है तो फिजियोलॉजिकल स्टेट में भी वो स्ट्रांग ही होंगी। अगर माइंड आपका स्ट्रांग है तो आप हर वे में स्ट्रांग है, अगर आप कॉन्फिडेंस है तो उस वे में आप हमेशा कॉन्फिडेंस ही रहेंगे। लेस एग्रेसिव, अब क्या रहता है, मेल का डोमिनेट नेचर पिछली बार जैसे चला जाए, मेल का डोमिनेट नेचर ये है कि अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको कुछ गलत लगेगा, वो एग्रेसिव हो जाएगा 2 मिनट में। फीमेल्स ऐसा नहीं करती हैं, वो लेस एग्रेसिव होती हैं इन केस उनके कोई हर्ट ना कर दे फीलिंग, जैसे कि आपने देखा होगा। फास्ट एडेप्शन, वो जल्दी चीज़ें सीखती हैं क्योंकि उनके पिछले उससे चीज़ें बताया गया था। इमेज कॉन्शियस, वो इमेज बहुत जल्दी कॉन्शियस कर लेती हैं कि उनको पता होता है पिक्चरोटिक कि ये चीज़ कहाँ पे यूज़ होनी है, ये चीज़ कहाँ पे यूज़, क्योंकि उनने पुराने टाइम में बहुत चीज़ें ऐसे देखी हुई हैं। उनके इंस्टिंक्ट ऐसी बनी हुई है, मेल की इंस्टिंक्ट ऐसी बनी है, उनको खतरा पता लग जाता है कहाँ पे वो परिवार बचाने के लिए अपना सबसे पहले खड़े होते हैं। मेल का डोमिनेंट नेचर यही था स्टार्टिंग में। जब हम प्रीवियस बात करें तो मेल डोमिनेंट ऐसे थे कि उन्होंने क्या किया था कि उनको पता था कि आप अपने परिवार में आप हो तो यू आर द अल्फ़ा, सो यू हैव टू सेव योर मतलब होल फैमिली। तो आप उसमें क्या करते थे कि मेरे को पता है कि मैंने अपना परिवार बचाना, जब भी उन्हें इंस्टिंक्ट लगता था कि आज मेरे परिवार पे ऊपर खतरा है तो सबसे पहले वो फ्रंट में वही जाते थे लड़ने के लिए, और वो बचाते थे भी थे अपने परिवार को। तो मेल इसीलिए आज तक ऐसा सोचते हैं कि मेल मैं हूँ तो मैं अल्फ़ा हूँ घर का। ऐसा नहीं होता है, मेल अल्फ़ा आप ही हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेल अल्फ़ा आप ही हो। बट यू हैव टू रिस्पेक्ट बोथ द जेंडर, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, दो फीमेल भी उस जगह पे सही है, मेल भी उस जगह पे सही है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा साइकोलॉजिकली, मेंटली आपको इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। आपको डिसरिस्पेक्ट किसी की नहीं करनी है, जो कि मतलब हम कर देते हैं कभी ना कभी। तो आगे चलें तो हाँ, तो सोशियोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ वुमेन इन एथलीट्स, तो हम सबसे बड़ी उसकी फैमिली ही होती है। फैमिली इज़ वेरी सिग्निफिकेंट सोशल फैक्टर विच जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन। देखिए, अभी इस पॉइंट को आप डेफिनेशन तो चाहे नोट कर सकते हैं, मैं आपको इसको एक ऐसे ही बोल के क्लियर कर देता हूँ, आपको समझ आना चाहिए ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। तो फैमिली जो थी उस टाइम पे, जब वुमेन्स के फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने लगे थे वो ओलंपिक्स में या गेम्स में या फिर अभी जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आती है फैमिली, जो कि आपको मोटिवेट सबसे पहले करेंगी। क्यों? क्योंकि ये सोशलाइजेशन में सबसे पहले आप में नज़र रखना स्टार्ट करते हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और यही आपके अगर 100% सपोर्ट रहे तो आप बेशक गेम में आप 100% परफॉर्म करके आएंगे। तो फैमिली इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम स्टार्टिंग एज में, स्टार्टिंग करियर में, अपना स्टार्टिंग गेम्स में करते हैं, एथलीट होते हैं जब हम, तो फैमिली सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करती है इस चीज़ को। अगर आपकी फैमिली नॉट इनक्रेज, मतलब आपको इनक्रेज नहीं कर पाएगी कि आप, इनक्रेज नहीं कर पाएगी मतलब आपको कि आप पार्टिसिपेट करिए उस चीज़ में, तब तक ये नहीं जान पाएंगे कि मतलब आप कितने अच्छे एथलीट हैं। आपको फैमिली को ये समझना पड़ेगा आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप कैसे कैसे कर सकते हैं, गुड परफॉर्मेंस से आप कर सकते हैं, गुड एथलीट आप बन सकते हैं। तो अगर हम मैं आगे चलूँ सोशलाइजेशन में, अगर हम सोशलाइजेशन में बोलें प्रोसेस में, तो अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्स इज डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा था, पहले पहले की बात करता हूँ मैं आपको, ऐसे ही इसमें इस पॉइंट में भी क्लियर करता हूँ, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आप पॉइंट लिख के इसका पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसमें जो मैंने पहले पॉइंट बोला वो तो है, वो तो पॉइंट है ही है, प्लस साथ में आपका क्या रहेगा। पहले क्या लगा, मेल को ज़्यादा ये अल्फ़ा माना जाता था, तो उसको गेम्स में भी बोला जाता था कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट फीमेल को बोला जाता कि तू गेम्स नहीं खेल पाती। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, इंडिया में ही वुमेन्स अगर स्पोर्ट्स में थी तो उनको बोला जाता कि लड़कों से 2 मिनट में हार जाएंगी। बट मैंने आपको बोला ना, इफ़ फीमेल वेट इज़ 60, फीमेल वेट इज़ 60, देन उन दोनों में बराबर बराबर का जोर होगा, पावर होगी। कैसे? बट मेल हमेशा क्यों जीतता है? क्योंकि उसने उस चीज़ की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की होती है, फीमेल ने नहीं की हो जाती है। अगर वो दोनों बेसिक, अगर वो दोनों एक 10% से स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज करना, जो कि दोनों बराबर वेट में, तो देखना दोनों का वेट, जूडो करा के देख लो, वो दोनों एक दूसरे पे हावी हो जाएंगे, दोनों बराबर होंगे। फीमेल अगर उससे ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करने लग जाती है तो फीमेल उससे ज़्यादा उसको ज़्यादा वे में डिफीट कर सकती है। तो ये पॉइंट यही हो गया कि जो बेटर मतलब इंकरेजमेंट मिलती है वो स्टार्टिंग होती है अपने फैमिली से ही। तो सोशलाइजेशन तो बाद में स्टार्ट होती है, पहले अपनी सोशलाइजेशन फैमिली से ही स्टार्ट होती है। तो हम आगे चलें इसमें, आगे का चीज़ ख़त्म होगी, बट हम एक बार पीछे जाएंगे। अभी हम इस चीज़ में आते हैं, इस चीज़ में मतलब मेन हमें यही फोकस रखना है कि हम
इसमें ये चीज़ें मतलब ये मोस्ट कॉमन, आप फिजिकल एजुकेशन जब ट्यूटर बनेंगे आगे जाके या फिर जो भी आप गेम्स में जाएंगे उसमें यही चीज़ में मेन फोकस रखा जाता है। तो इसमें से सबसे मेन प्रॉब्लम वाली बीमारी यही है, जिसमें स्पाइनल बेंड होना। और आपका ये बेंड होना इतना ज़्यादा दिखता है कि आप अगर टी शर्ट उतार के अगर अपनी देखेंगे पीछे मिरर में या डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपकी स्पाइनल कोड ऐसे होगी या फिर जो भी ऐसे करके हो सकती है। तो ये देखना इसका अगर मैं बोलूँ इसका क्योर कैसे होता है, अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी है तो इसका क्योर बाय द ऑपरेशन होगा डॉक्टर में। वो आपको यहाँ से कट लगा के वहाँ पे वो आपको रॉडें डाल के वो सब करके ऐसा करके ठीक होता है चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करने के लिए अर्ली स्टेज में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग अर्ली स्टेज आपने डिफीट देख लिया है या फिर आपको है तो आपने एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग पूरी प्रॉपर वे में करने स्टार्ट कर दें, चाहे लॉर्डोसिस हो जाए, ये हो, चाहे नॉक नी हो, चाहे फ्लैट फुट हो, चाहे नॉर्मल फुट हो, चाहे कुछ हो। अपने स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइज ये चीज़ें नॉर्मली ही रखनी ही है। कि मैं अगर आगे जाऊँ, हाँ अब मैं यहाँ जाऊँ तो आज हमने कंप्लीट कर लिया अपना मोटर डेवलपमेंट। की मोटर डेवलपमेंट में क्या है, इसमें दो ही पार्ट थे, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट, जो कि आपको भी पता है कि ये बड़े मसल होते हैं, ये छोटे मसल की डेवलपमेंट है। छोटे मसल में फिंगर्स आ गई, बड़े मसल में लेग एंड हैंड आ गया तो इसकी डेवलपमेंट हो जाती है। मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन में आपको पता है कि स्टेजेस होती हैं अलग अलग, वो कैसे बचपन से चलने से लेके कोऑर्डिनेशन से गेम खेलने से लेके सब चीज़ें सीखता है। फैक्टर इफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, क्या क्या फैक्टर होते हैं जो मोटर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, सराउंडिंग, उसके एनवायरनमेंट, उसका मेंटली उसका कितना अच्छा सपोर्ट किया जा रहा है उस चीज़ में उसको सिखाया जाता है सब कुछ। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मेसीज हमने सीखी इसमें। आई होप मतलब आप अगर आपके पास नोट्स होंगे, बुक होगी, तो आप उसमें से देखना। आप ये क्वेश्चन आप इनमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको एक ये भी एग्जांपल दे देता हूँ। अभी इसमें आपको बेसिकली ये पूछा जा सकता है कि अब मैं आपको बताऊँ व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा इसमें, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपकी डेफिनेशन आपने ऑलरेडी नोट ही की है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन में आपका आ सकता है व्हाट इज डिफॉर्मेसी, डिफॉर्मेटीज। तो आपके इसमें आपको डिफरेंट अगर ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने इसमें सब सब डिस्क्राइब कर देना है। कि ये आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बिहेवियर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग ऑफ ए लिविंग क्रीचर इज नोन एज डिफॉर्मिटीज। तो आप अगर इसको देखेंगे तो आप इसमें 5 नंबर के, तो आप उसमें सारे काइफोसिस सारे कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ गया फर्स्ट, ऐसे करके आ सकता है आपको 1 नंबर का या फिर जितने का भी, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया या फिर ऑफ वर्ल्ड इंडिया का मान लीजिए एग्जांपल, ऑफ वर्ल्ड इन ओलंपिक, ये करके आ सकते हैं आपको। तो फोर्थ हम चलेंगे। देखिए क्वेश्चन चाहे कुछ भी आ जाए, मैं आपको स्टार्टिंग से यही बात बोलते आया हूँ, स्टार्टिंग चैप्टर से ही आपको उस चीज़ का मतलब समझना है। अगर आप उस चीज़ का मतलब समझ गए ना, आप उसके बारे में पॉइंट खुद ही बना सकते हो, खुद ही लिख सकते हो। यही हमारा मेन फोकस रहना चाहिए कि हमें चीज़ें रिलेट करना, हमें पता होना चाहिए कि हम वो क्यों। अब मैं एग्जांपल लेके चलूँ तो आपका फ़ोन, अगर आपको बेसिक एग्जांपल है, क्योंकि फ़ोन इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग इन ह्यूमन बीइंग नाउ डेज। तो अगर आप फ़ोन की एग्जांपल लेके चलो तो फ़ोन आपको पता होना चाहिए कि मैं फ़ोन से करता क्या हूँ, बेसिकली कॉलिंग, अपना टाइम पास। या वैसे तो टाइम पास ही है, हम बॉन्ड ही हो इस चीज़ से हो गए। फ़ोन आपका क्यों है, वैसे ही आपके टॉपिक हैं डिफॉर्मेटीज या फिर मोटर डेवलपमेंट क्या है। अभी इसमें आगे आपकी व्हाट इज़ वेरियस स्टेजेस ऑफ मोटर डेवलपमेंट, ये आ सकता है। वेरियस स्टेजेस आपकी आ गई, इन्फेंट, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस, फिर आपका आ गया अर्ली एडल्टहुड। तो ये आपका सारे पॉइंट आ गए इसमें, ये क्वेश्चन हो गया। अब आपका आप अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपको ये पूछा जा सकता है कि एनवायरनमेंट क्या है मोटर डेवलपमेंट के, जैसे व्हाट इज़ द एनवायरमेंटल ऑफ मोटर डेवलपमेंट, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है उसमें। अब मैं एक बार बुक से देख लूँ आपको कोई टॉपिक तो नहीं छूटा, 2 मिनट वेट कीजिए, क्योंकि बुक में ऐसा रहता है कभी कभी कोई टॉपिक होता है। इसमें बेसिकली हम सारे टॉपिक जो हैं कवर कर चुके हैं। हाँ इसमें हम सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। इसमें इसमें एथलीट के नाम भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पीटी उषा, सानिया नेहवाल, ये संधू, ये सारे जो थे, मतलब ये
एथलीट थे इंडिया के, फीमेल एथलीट जिन्होंने फर्स्ट पार्ट लिया था, और उन्हें अच्छा गाइड किया था इंडिया को, फीमेल मोटिवेट की थी कि आप स्पोर्ट्स में पार्ट ले सकते हैं। हाँ, अगर मैं बोलूँ जैसे अगर हम कॉमन स्ट्रक्चर इसमें यही है, इसमें बुक में यही आपके बताया गया है कि कॉमन स्ट्रक्चर हम एबिलिटी अगर हम तो मैं लेके चलूँ, तो हमने स्लाइड खोल रखी थी, मैं उसमें आ जाऊँ एक बार। अगर मैं इसमें चलूँ, अगर आपको क्वेश्चन दिख गए हैं, अभी आप अभी आप नॉर्मल वे में आप बोलोगे डिफॉर्मिटीज़ हमारी कैसी होती हैं बॉडी की, आपका सबसे पहला रीज़न होता है आपकी सिटिंग। आपकी सिटिंग कैसी है, आप चेयर में बैठ रहे हैं, आपने प्रॉपरली अलाइन करके बैठना है कि आपने आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल आप बिल्कुल अलाइन होने चाहिए एक जगह पे। और आपको ऐसा नहीं कि आप चेयर में बैठे हैं तो बिल्कुल पीछे होके बैठ जाइए, या फिर आप एक नहीं आपने बेंड करके बैठिए, तो बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन हो जाती है जो डिफरेंट आपके टारगेट करके मसल को, और डिफॉर्मिटीज होंगी आपको। सेकंड, आपने वॉकिंग अपनी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, और आपने प्लस आ गया स्टैंडिंग, या आपने बहुत ही गाइडेंस के साथ चलना है कि स्टैंडिंग एंड वॉकिंग आपकी ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी डिफॉर्मिटीज़ है तो आपको सुधारने के लिए वैसे चलिए, अगर आपको नहीं है तो नॉर्मली चलिए। आपने ऐसा भी नहीं कि चलते चलते अपने पैर बिल्कुल वाइड रखने हैं और बिल्कुल आप ऐसे चल रहे हो अजीब से कुछ। अपने इनवर्ड भी नहीं चलना है, वो भी एक टाइप में होते हैं, वाइड फुट इनवर्ड फुट, ये भी एक टाइप में डिसऑर्डर ही हो गया। तो आपने ये भी देखना है कभी कभी चलते चलते आप एक लाइन में फुट रख के चलते हो कि नहीं, कि आप बैकवर्ड चलते हो। प्लस साथ साथ में आपके डाइट, डाइट प्लस न्यूट्रिशन, डाइट प्लस न्यूट्रिशन आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया। ये आपका जो है अलग से चैप्टर था जो हमने कवर कर दिया है, उसमें आपके सारी केमिकल चीज़ें थी। अब ये चीज़ें ना, यही चीज़ें होती हैं जो हमारे हार्मोन्स को भी इफेक्ट करती है। ये चीज़ अगर ये चीज़ प्रॉपर होगी ना तो हमारे हार्मोन्स भी प्रॉपर होंगे। अगर हार्मोन्स प्रॉपर होंगे तो हमारा पूरा केमिकली फिजिकली हमारा सारा कुछ प्रॉपर होगा। तो इसी चीज़ की इफेक्ट, हार्मोनल चेंज की वजह, हार्मोनल जो इफेक्ट होता है उसी की इफेक्ट की वजह से हमारे शरीर में डिफॉर्मिटीज़, या फिर हमारे जो मतलब गर्ल्स में जो प्रॉब्लम आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो चीज़ में प्रॉब्लम इसमें आती है। बॉयज़ में जो पीरियड ना आना या फिर हार्मोनल डिफेक्ट, वो भी इसी चीज़ से आती है। अगर हमारा न्यूट्रिशन सही नहीं है इस टाइम पे तो हमारा कुछ भी सही नहीं है। तो हमें यही चीज़ अपनी मेन फोकस रखनी है कि हम इसका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें और इसका बिल्कुल प्रॉपर डाइट में चलें। अगर मैं आगे चलूँ, क्या आ जाता है हमारा, एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से, जैसे अब बिहेवियर ऑफ मतलब यूजिंग थिंग्स, मतलब आप कैसे चीज़ यूज़ करते हो, या फ़ोन यूज़ कर रहे हो आप कैसे उसको प्रॉपर वे में यूज़ कर, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो आप, अगर चीज़ों को अगर आप अंधेरे में ज़्यादा चीज़ देख रहे हो अगर पास है, जैसे हम एग्जांपल ले लें, आजकल गेम्स बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, पबजी वगैरह, तो उसमें अगर हम रात को वो चीज़ खेलेंगे लाइट ऑफ करके, तो कहीं ना कहीं हमारे आइज़ में डिफेक्ट डालेगी वो तो हम क्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बट जो डिफेक्ट पड़ते जा रहा है धीरे 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 धीरे, वो चीज़ क्योर नहीं हो पाएगी आगे जाके। तो हमने उसका भी ध्यान रखना है, उसको भी हमने अच्छे से बिल्कुल क्योर करना है, और बिल्कुल अच्छे से उसका यूज़ करना है हमने। तो बाकी हमने आज टॉपिक सारा कंप्लीट ही कर लिया है। अगर हम देखेंगे तो अगला ये था, हाँ हमने सारा टॉपिक क्लियर कर लिया। ये आपका चैप्टर नंबर 4 भी आज कंप्लीट हो गया। तो इसमें प्लस हम वुमेन्स भी डालेंगे, के बारे में हमने बात करी है। तो ये हम अभी ख़त्म करते हैं। जय हिंद। हम अगले चैप्टर में मिलते हैं।